आप लोगों के सामने एक सेमिनार रखा गया है। उससे पहले मैं एक शेर से स्टार्ट करूंगा। शेर कुछ यूँ है, हमको मिटा दे ये ज़माना ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा दे ये ज़माना ज़माने में दम नहीं, हमसे है ज़माना खुद हम ज़माने से नहीं। अच्छा, जैसे कि आप में से काफ़ी बच्चे जानते हैं कि हमारी टीम एक यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही है, जिनके ऊपर हम कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने को हैं, जिसका है CSS। इसकी कमी क्या पेश आई, हमने जब काफ़ी जगह इस बारे में पूछा गया तो हमें ऐसा लगा कि बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि CSS होता क्या है, जिसकी अवेयरनेस देने के लिए हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। हमारा विज़न कल का नहीं है, परसों का नहीं है, आज से कम 4 से 5 साल बाद का है कि आप में से ही अगर यहाँ पे 40 बच्चा 50 बच्चा बैठा है तो इसमें से अगर हम 5 को भी एक CSS ऑफिसर बना सकते हैं तो हमारे लिए एक अचीवमेंट होगी। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा। हमेशा मैं एक मिसाल देता हूँ, बच्चों को कुछ को याद भी होगी, मुझे मिसाल बहुत पसंद है। सबसे पहली चीज़ जो सुनने में आती है वो आपको डिग्रेड करने की आती है। वो सवाल क्या होता है कि बेटा आप ये काम नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने मेरी मिसाल सुनी होगी, एक दफ़ा जिन्होंने नहीं सुनी दोबारा रिपीट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से है कि एक गांव है, वहाँ पे एक छोटा बच्चा है और एक बहुत मोटा बच्चा था। वो घूमने निकलते हैं अपने घर से थोड़ा सा दूर, तो मोटा बच्चा एक गहरे खड्डे में गिर जाता है। अब छोटा बच्चा क्या करता है, उसको वहाँ से निकालता है, लेके आ जाता है। गांव का सबको पता है, एक पंचायत होती है, पंचायत में बैठता है। जब बच्चे को बताया जाता है, बताते हैं कि इस छोटे बच्चे ने इस मोटे बच्चे को बाहर निकाल लिया खड्डे से। वहाँ इस पर कोई भरोसा नहीं करता है। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग बैठा होता है, वो एक लफ्ज़ कहता है कि वहाँ पे इस बच्चे को कोई ये कहने वाला नहीं था कि आप नहीं कर सकते हो, तो उसने वो काम कर दिखाया। तो या तो अपने कान बंद कर लें, या तो एक कान से सुन के, एक मिसाल है, खुदा ने 2 कान क्यों दिए हैं। अपने जहन में ये रखें कि आप कर सकते हैं तो आप कर जाएंगे। जब तक अपने जहन में आप ये रखेंगे कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप शायद ना कर सकें। ज़िंदगी में मुश्किलात लाजमी आएंगी। मुश्किलात आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। आप उसको फेस करना सीखते हैं चीज़ों को। असल में जो आपका मुकाबला है वो दुनिया के साथ नहीं है, वो आपका अपने साथ ही है। आप जब तक खुद से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आप दुनिया को फेस नहीं कर पाएंगे। अपनी बात को मैं छोटे से शेर के साथ ही ख़त्म करूँगा। शेर कुछ यूँ है कि ज़िद है खुद से जीतने की, मुझे खुद ही को हराना है। ज़िद है खुद से जीतने की, मुझे खुद ही को हराना है। मैं भेड़ नहीं हूँ दुनिया की, मुझ में खुद एक ज़माना है। तो मैं अपनी बात यहाँ पे एंड करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर सलमान अब्बासी से कि प्लीज़ वो स्टेज पे आएँ और हमारे साथ कुछ वर्ड शेयर करें, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे। भरपूर तालियों में मिस्टर सलमान अब्बासी साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सलमान अब्बासी है और TBC फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कुछ अपना बैकग्राउंड बताता चलूँ, बहुत से बच्चे जानते होंगे, बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे। सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर मैं IT मैनेजर रह चुका हूँ 18 साल से और एक स्टूडेंट्स के साथ अपनी खदमात अंजाम दे रहा हूँ। सर सैयद यूनिवर्सिटी, NED यूनिवर्सिटी और कराची की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का जो यूथ पास करके निकलता है तो मैं उन स्टूडेंट के साथ कंसल्टेंसी करता हूँ। आप लोग सबसे पहले जो मुझसे पहले शहरोज सर बैठे हुए थे जो बात करके गए, बिलीव करें मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था कि ऐसे बच्चे, ऐसे टीचर बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो अपना रोल पूरा कर रहे होते हैं। तो सर शहरोज के लिए बहुत सारी तालियां हो जाएं जज्बे के साथ, क्योंकि शहरोज सर बेसिकली छोटा भाई है मेरा
और मुझे बहुत खुशी होती शहरोज़ को देख के कि आज भी उसके अंदर जज्बा है लोगों की मदद करने का। आजकल के दौर में बीइंग अ मोटिवेशन स्पीकर अपना रोल कोई पूरा नहीं कर रहा, ऐसा ही है, मानते हो नहीं मानते? यहाँ पर क्या है कि हर बंदा सेल्फिश है, मेरे लिए मैं, मेरी फैमिली और बात ख़त्म। माशरे में चेंज कब आएगा? ये चेंज के लिए एक बार फिर तालियां बजानी है आप लोग, किसके लिए? शहरोज़ के पेरेंट्स के लिए। शहरोज़ के पेरेंट्स का जो तरबियत है, शहरोज़ की तरबियत शहरोज़ की कम्युनिकेशन के ज़रिए नज़र आ रही है, नहीं आ रही? नो ओके। अब मैं बताता चलूँ कि आजकल हम जब बाहर निकलते हैं, क्योंकि मेरा पाकिस्तान में हर जगह जाने का मौका मिलता है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाने का, बच्चे मिलके खुश होते हैं। सर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, आप लोग, एक बात बताते चलूँ, आप लोग यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, आप लोग को अभी भी नहीं पता कि आप लोग कितनी बड़ी पावर हो। एक रेवोल्यूशन लाने के लिए आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। जो CSS लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मिस ने सवाल पूछा था आप लोग क्यों आए हो, जस्ट एक जवाब मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको हमेशा देना है। हमें यहाँ पर लर्निंग के लिए आना है। किसके लिए आना है? कुछ सीख के जाना है। इसके पीछे है नियत। हमारी नियत है कि हम शहरोज़ सर के पास जा रहे हैं, 1-2 घंटे के बाद हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाएगा और वो जज्बा हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। हमारे बच्चों से बात की जाए तो उनसे आप बात करो तो पता लगता है कोई कैरियर काउंसलिंग है ही नहीं, ना उनके पास कोई विजन है। सही कह रहा हूँ सर? हमारे बच्चे डिस्टर्ब चल रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं कि फ्यूचर में करना क्या है, टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट होते क्या हैं, किस तरह आप लोगों को नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ जो पहले से कामयाब हों, लाइक शहरोज़ सर के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इनके साथ जुड़ जाओगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तरक्की के लिए, क्योंकि ये शहरोज़ जैसे उस्ताद बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मेरा मशवरा है, पकड़ के रख लो, जाओ शहरोज़ सर के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि सर आप हमारी काउंसलिंग करें। मैं शाहाना बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं यूथ की, तो हमारे पर एक ताज बना होता है, उस ताज पे हम शहरोज़ को फिट कर देते हैं। तालियां हो जाए शहरोज़ के लिए, क्योंकि मेरा भाई बड़ी मेहनत कर रहा है। वो चाहते सर हम जैसे भी हैं, हमने सर्वाइवल कर लिया, बिलीव करो आगे बहुत महंगाई आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। जब तक आप मुकाबला नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आज के बाद, इस सेमिनार के बाद अपना स्लोगन रख लो, यू आर द फाइटर। कौन हो आप लोग? हालात से मुकाबला करना है। हम आपके साथ जुड़ गए हैं, अभी अभी आपको पता लगता रहेगा कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है। बेसिकली पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, और इसके अलावा यूथ एम्पावरमेंट पे काम कर रहा हूँ। जॉब से लेकर बिजनेस के लेकर बहुत सारी चीज़ों से लेकर हम आपके साथ खड़े हैं। यूथ, स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री, इसके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है नहीं है? बच्चे डिग्री लेने के बाद भी सोच रहे होते हैं हमें क्या करना है। हम एक ब्रिज काम कर रहे हैं कराची के अंदर, हम इंडस्ट्री को बच्चों के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आइडियाज़ हैं और आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा ही है ना? आप आओ मेरे पास आइडियाज़ लेकर, सर अगर मेरे पास पैसा होता तो हम इस किस्म का बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं आपको फाइनेंसर के साथ मिलवाऊंगा और आप लोगों को फाइनेंसर से मीटिंग करा के आपको 40% उस बिजनेस का पार्टनर बना दूंगा। उससे एडवांटेज क्या होगा? आप नौकरी करने वाले बन जाओगे। अब क्या बन जाओगे? नौकरी देने वाले, क्योंकि नौकरी पेशा बंदा सिर्फ अपने आप को पाल रहा होता है, जबकि बिजनेसमैन क्या पालता है? पूरे खानदान को। तो आपकी सोच होनी चाहिए, बिकम अ बिजनेसमैन। आइडियाज़ लेकर आओ, शहरोज़ जो प्रोग्राम करे आप लोग शहरोज़ का साथ दो, बढ़ के। सर मेरे पास आइडियाज़ हैं, सर क्यों ना हम एजुकेशन पे काम करें, सर क्यों ना हम डिजिटल मार्केटिंग में काम करें, सर क्यों ना हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम करें, क्योंकि यूथ की पावरमेंट को आज तक समझा ही नहीं गया है। आप लोग एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। अभी मैं यहाँ से जाने के बाद कोरंगी में 3 ऑफिस के इफ्तिताह के लिए जाऊँगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे यूथ चाहिए। यूथ कौन है? आप लोग। मुझे पढ़े लिखे लोग चाहिए। कौन है वो? आप लोग। शहर की जो मेहनत है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पाक शहरोज़ के इस मिशन को बहुत आगे लेकर जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
सबसे पहले तो सर शहरोज़ को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, इतना ज़बरदस्त स्टेप लिया है। और उसके बाद मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफ़ी सारी यूथ जमा है, तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि ये जो आपको प्लेटफॉर्म मिला है जो सर शहरोज़ आपको दे रहे हैं, ये हर किसी को नहीं मिलता। अगर आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है तो इसको यूटिलाइज़ करें। और जैसा कि अभी सलमान साहब ने एक बात बोली थी कि यूथ की पावर को आप लोग नहीं समझते। अगर हम तारीख़ की बात करें तो तारीख़ उठा के पढ़ लें, यूथ ने जो है तारीख़ को भी बदला है। आज़ादी की तहरीक में जो किरदार हमारी यूथ ने अदा किया है वो किसी ने भी नहीं किया। तो सबसे पहले अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी मेंटालिटी को, अब एक विजन को सेट करो कि आपने करना क्या है। विजनरी पर्सन बनो। अगर आप विजनरी पर्सन बन जाओगे, आपने कोई एक इंटेंशन तय कर लिया है, तो फिर उसको हासिल करने के लिए आपने अपनी पूरी एफर्ट्स करनी है। नोबडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक विजन होना चाहिए कि आपने ये करना है, यू कैन डू दैट। अपने आप को सोशल करो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ अपने पर्सनल गोल्स पर जो है फोकस कर रहे होते। जब आप लोग सोशल हो जाओगे, लोगों से मिलोगे, लोगों की बातों को, उनकी प्रॉब्लम्स को जानोगे, तो आपके लिए भी रास्ते जो है वो खुलते चले जाएंगे और आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाएगा मदद करने का। जब आप किसी की मदद करोगे तो ऑब्वियसली आपके रास्ते अल्लाह पाक खुद ही हमवार कर देगा। सेकंड ये कि यूथ के हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग्स हैं। सर शहरोज़ हमारे साथ उसमें शामिल होते हैं। हमने अभी यूथ विंग का भी इफ्तिताह किया है पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की जानिब से। उसमें यूथ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए ये ना समझो कि हम ये नहीं कर सकते। अपने विजन पे जब आप फोकस करोगे, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कुछ कर रहे होते हैं, उसमें इनिशियल स्टेप में अगर हम लोग नाकाम हो जाते हैं तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं। आपको कामयाब होने के लिए एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कामयाब उसमें हो जाते हैं। तो जो लोग कामयाब हो जाते हैं उन्हीं के पीछे कारवान चल रहा होता है ना, उन्हीं के पीछे काफ़िले चल रहे होते हैं। तो वो आप ही लोग हो, क्योंकि आप लोग जो है वो नेशंस प्लेयर हो। अब आपने आगे काम करना है, आपने जो है इन चीज़ों को संभालना है। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको हम लोग बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड करवाएंगे, बहुत सारी बिजनेस पर्सनालिटीज़ से, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट्स, इस तरह के लोगों से हम इंशाल्लाह सर शहरोज़ के साथ मिलकर आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म भी देंगे, उन स्टेजेस पर भी लेकर जाएंगे कि आपका अगर कोई बिज़नेस इनॉग्रेट करने का इरादा है, आप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के हवाले से काम करना चाहते हो। असल में हम लोग अपनी एजुकेशन ये सोच के कंप्लीट करते हैं कि हमने मास्टर्स कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो हमें कोई जॉब करनी है। जॉब नहीं करनी है, हमें बिज़नेस करना है। जॉब जो है वो सिर्फ एक फैमिली को पाल सकती है, बिज़नेस जो है पूरे ख़ानदान को लेकर चलता है। आप कोई ऐसा इनिशिएट करो कि आप 50 लोगों को नौकरी दे सकते हो। आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इतने अच्छे आप लोग को जो है मेंटोर मिले हुए हैं। सर शहरोज़ जो है वो खुद एक मेंटोर हैं जो कि इतनी ज़्यादा दिन रात काम कर रहे थे। मेरी जब भी मीटिंग्स हो रही होती हैं शहरोज़ से, तो यूथ के हवाले से बात हो रही होती है। तो यू आर लकी कि आपको सर शहरोज़ जैसे जो है यहाँ पर गाइड करने वाले टीचर मिले हुए हैं, एक मेंटोर है आपके लिए। बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस सर शहरोज़ के लिए और ग्रेट्स एकेडमी के लिए। अल्लाह पाक कामयाब करे। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वक्त हुआ जाता है कि हम CSS की जो प्रेजेंटेशन तैयार की गई है आपके लिए वो देखें। मैं हमारे गेस्ट स्पीकर का तारुफ देती चलूं। इन्होंने मास्टर्स की डिग्री क्रिमिनोलॉजी में कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की। ये नहीं, सेमिनार्स में बतौर स्पीकर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में सर विंसेंट वेल्फ्रेड खान। Good evening, everyone. Thank you so much, Alicia, for such a wonderful introduction. My name is Vincent Wilfred Khan. I have done my master's in criminology from the University of Karachi, and currently I'm pursuing my CSS on my own. And we had a vision. हमारा एक vision था। शरोज़ मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त है और हमने काफ़ी इवेंट्स साथ किए हैं, और एक आइडिया हमारे जहन में था कि क्यों न इस मशल को जो हमने अपने अंदर जलाई है हम उसको भी आगे बढ़ाएं। इसी के साथ साथ हमने इस चीज़ पे फोकस किया कि क्यों ना हम अपने बच्चों में भी इसकी अवेयरनेस को फैलाएं, ताकि वो भी आगे चल के CSS में जो है वो आगे अपना जो है उसको बना सके। टिल द टाइम मीडिया इज़ बीइंग सेट, कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं।
काइंडली सब बच्चों से गुजारिश है अपना पेन एंड पेपर निकाल लें. क्विकली, यू वांट टू बी द ब्यूरोक्रेट्स, यू हैव टू बी क्विक. इतनी जल्दी तो कोई सीट और ले जाएगा आपकी. As soon as you guys have a pen and paper in your hand, raise your hands. Boys, I don't see any hands from your side. Okay, that's great. So as we begin, आप में से कोई भी बच्चा मुझे आसान अल्फाज में बता सकता है. आपने CSS अवेयरनेस का सुना, ठीक है, लफ्ज़ CSS आप सुनते आ रहे होंगे. किसी ने इसके बारे में कोई रिसर्च की? एनीवन? किसी ने कोई रिसर्च की, कोई आइडिया? एंड आई सी क्वाइट फेमिलियर फेसेस ओवर हियर. डिड यू सर्च एनीथिंग? वुड यू लाइक टू टेल व्हाट इज योर आइडिया अबाउट द CSS? इसका जो सेम एनालॉजी है इन द मिलिट्री, दैट इज़ द ISSB. उसमें आप मिलिट्री में चले जाते हैं. और CSS उसी तरह से है जिस तरह से हमारे प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी ऑफिसर लेवल होता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होता है. और इट इज़ रूटिंग बैक फ्रॉम द ब्रिटिश एरा. उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से जो उनका दिया हुआ सिस्टम है उसी को फॉलो कर रहे हैं. और वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा पाकिस्तान का गवर्नमेंटल सिस्टम है, उसके अंदर ये गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्या कह लें, एक उज़ है. तो जिसके अंदर पॉलिसी मेकिंग बेसिकली गवर्नमेंट करती है, लेकिन हैंडलिंग, मैनेजिंग जो हमारे इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, वो करती हैं, जिसमें CSS ऑफिसर्स होते हैं. हम आपको 9 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम आज आपसे, ठीक है. द रीज़न आई आस्क्ड यू गाइस टू हैव अ पेन एंड पेपर हैंडी, और सबसे ज़्यादा अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है. इत्मीनान से एक दफ़ा ठंडी आप भर लें, एक दफ़ा लंबी सांस ले लें, सबसे रिक्वेस्ट है. और अब सांस आपकी तब छूटेगी जब मैं बोलना छोड़ूंगा. व्हेन आई विल आस्क यू गाइस कि अगर कोई क्वेश्चन है तो करें. सो बेसिकली वी हैव 9 पॉइंट्स व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. द फर्स्ट थिंग इज हिस्ट्री ऑफ CSS. द सेकंड पॉइंट वुड बी द स्कोप ऑफ CSS. द थर्ड पॉइंट वुड बी हाउ टू अप्लाई. द फोर्थ वुड बी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. The sixth is CSS examination procedure, then subject selection, then we have preparation methods and tools, and the last would be do's and don'ts. So ब्रायन ने काफ़ी डिटेल्ड हमें जो है वो एक्सप्लेनेशन दी. अभी हम अगस्त के महीना ही चल रहा है, तो किस किस को पता है हम आज़ाद हुए हैं? अच्छा, बड़े कम लोगों को पता है आज़ाद हुए. मतलब ये सवालिया निशान है कि हम आज़ाद हुए, ठीक है. भी कौमी तराना पड़ा गया, क्या हम आज़ाद हैं? यस, ये सवाल है वैसे कि क्या हम आज़ाद हैं. एज बीइंग अ CSS ऑफिसर, इफ़ यू आर बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि क्या हम आज़ाद हैं, तो इसका जवाब टेक्निकली किस तरीके से देना है ये आपको आना चाहिए. तो आज जब आप ये सवाल अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो इसका जवाब लिखिएगा अपने पास, और इस पे आज रिसर्च शुरू कर दे कि क्या हम आज़ाद है. और कम से कम 3000 वर्ड्स का ऐसे लिख के सर शहरोज को जमा करवाएगा. ये आपका पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स द CSS. तो हम आज़ाद किन से हुए थे? Who was governing us? अच्छा, अंग्रेज होते कौन है? ये एक और अमेरिकन नहीं होते. गुड, सर शहरोज के बच्चों को जनरल नॉलेज है. ब्रिटिश रूल, ठीक है. ब्रिटिश रूल जो है हमारे पास तकरीबन रहा 1858 से लेके 1947 तक. मसाले लेने आए थे, रस्ते बनाए, इंपीरियल स्टेट बनाई, ठीक है. फिर करते करते ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, रेल का निज़ाम बनाया, जो कि रेल का निज़ाम आज तक चलता है हमारे पास. हम पाकिस्तान के पास अपना रेल का निज़ाम नहीं है, तो एक तरीके से तो अच्छा भी है, उन्होंने हमें रेल का निज़ाम दे गए. रेल का निज़ाम बनाया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया. साथ ही साथ जब उन्होंने अपनी कॉलोनी समझते ना, वी वर अ ब्रिटिश कॉलोनी, हम उनके कॉलोनाइजेशन थे. ब्रिटिशर्स वर एन इम्पीरियल स्टेट. ये स्टेटमेंट अपने पास रख लें, CSS में ये सवाल बहुत ज़्यादा आएगा. व्हाट इज़ एन इम्पीरियल स्टेट? हाउ डू यू गाइज एक्सप्लेन एन इम्पीरियल स्टेट? व्हाट इज़ इम्पीरियलिज्म? ठीक है. सो ब्रिटिशर्स वर एन इम्पीरियल स्टेट. ब्रिटिश एरा में थे. चलें, यू गाइज आर प्रेजेंट टिल नाउ.
ठीक है। सो जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सिस्टम डेवलप किए, उसमें से एक उन्होंने सिस्टम डेवलप किया दैट इज़ कॉल्ड द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। 1888 में दे इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन पीनल कोड, जिसके बाद हम अच्छा वही जो पीनल कोड है वो आज तक पाकिस्तान में भी वही सेम पीनल कोड चलता है, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस्ड पीनल कोड, जिसके बाद उन्होंने पूरी एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सेट कर दिया, बेसिकली सब कॉन्टिनेंट में, इंक्लूडिंग टू मॉडर्न वर्ल्ड्स पाकिस्तान, इंडिया एंड द स्टेट ऑफ बांग्लादेश। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और फिर हम ऊपर वाले के फजल से जो है वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। अच्छा गर्दनें हिला रहे हैं, जवाब दें, मतलब हो गए, ग्रेट। और फिर एक नई स्टेट दुनिया के नक्शे पे नमादार हुई जिसका नाम है, क्या नाम है? पाकिस्तान, ठीक है। तो जब पाकिस्तान की स्टेट बनी तो एज अ न्यू स्टेट पाकिस्तान हैड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, ठीक है ना हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था, ना हमारे पास अपनी असेंबली थी, क्या सिस्टम होगा पाकिस्तान का। डॉक्यूमेंटेड स्पीचेस में तो बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हुई थी, लेकिन कोई भी चीज़ उसमें से डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। तो हमने क्या किया कि जब हम, बिकॉज हम ब्रिटिश राज से आगे आ रहे थे, तो हमने उनका ही बनाया हुआ जो एनालॉजी थी ब्रिटिश सर्विसेज की, उसी को आगे अडॉप्ट किया और आगे चलकर हमने जो है वो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, एक मैं आपको मज़े की बात बता दूं, देखिए अगर मुल्क टूटे, सरकार आए जाए, सियासतदान आते जाते रहते, ब्यूरोक्रेट बनने का फ़ायदा पता है क्या है? मुल्क भी टूट जाए ना तो ब्यूरोक्रेट को कोई नहीं हिला सकता। आप में से किसी ने कुदरतुल्लाह शहाब का नाम सुना है? आज ये नाम लिखे अपने पास, कुदरतुल्लाह शहाब, और इनको जाके रिसर्च कीजिएगा इनके ऊपर। ये जब क्या कहते हैं, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले ये ब्रिटिश राज के अंदर ब्यूरोक्रेट थे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और इंडिया आज़ाद हुआ और तमाम रिसोर्सेज की डिवीज़न होनी थी, और ऑफिसर्स ने भी, जैसे मिलिट्री की डिवीज़न हुई, लैंड की डिवीज़न हुई, इसी तरीके से ऑफिसर्स की डिवीज़न होनी थी। तो कुदरतुल्लाह शहाब यहाँ पर एज ब्यूरोक्रेट ही आए, ठीक है। हम बड़ी स्टोरी सुनते हैं आज़ादी की कि जिनके बिजनेसेस थे वो ख़राब हो गए, जिनकी इंडस्ट्रीज थी वो तबाह हो गई, लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़े, सियासतदानों की कुर्सियां चली गईं। लेकिन दो इदारे थे जो देन एंड देयर वर्क कर रहे थे। पहला था उस टाइम की आर्मी, जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो भी इसी तरीके से माइग्रेट हुए थे। द सेकंड वर ब्यूरोक्रेट्स। तो आंधी आए, तूफान आए, ब्यूरोक्रेट को until unless you guys do a lot of corruption and then you are caught red-handed और आप पे केस चले, उसके अलावा कमीशन ऑफिसर को वजीर आजम भी सस्पेंड नहीं कर सकता। इतनी पावर होती है एक कमीशन ऑफिसर की, एक ब्यूरोक्रेट की। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ CSS। यहां तक किसको समझ आया? किसी को नहीं आया तो बोले ना समझ आया। मैंने तो सवाल है, हाथ खड़े करने का मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट दैट वील बी डिस्कसिंग वुड बी द स्कोप ऑफ CSS। देखें, CSS ऑफिसर्स के लिए एक बड़ी स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स। जब इंशाल्लाह आप लोग आएंगे, आप CSS करेंगे, आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस चूज़ करेंगे, उसमें से आप पढ़ेंगे एक चीज़ कि रियासत के 3 सतून होते हैं, ठीक है। स्टेट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक होती है एग्जीक्यूटिव, दूसरी होती है जुडिशरी और तीसरी होती है लेजिस्लेशन। ब्यूरोक्रेट्स के जो मेंबर होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देखिए, जजेस आएंगे जाएंगे, माजूल होंगे नहीं होंगे, ठीक है, हुकूमतें आएंगी जाएंगी, केस चलेंगे, तोशा खाना चलेगा, किसी पे एवन फील्ड केस चलेगा, ब्यूरोक्रेट्स देन एंड देयर है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। पिछले 1 साल में हमने 2 वजीर आजम आते जाते देखे, ठीक है, लेकिन जो वजीर आजम हाउस में सेक्रेटरी था, क्या उसका हमने सुना चेंज होने का? नहीं। क्यों? क्योंकि जो वजीर आजम का चीफ सेक्रेटरी है वो एक ब्यूरोक्रेट होगा। आप में से किसी ने नायक फिल्म देखी है अनिल कपूर की?
नायक फिल्म देखिए, उसमें परेश रावल का एक रोल होता है, वो कहता है कि सर मुझे तो इधर ही रहना है, ये शेर पंजा मारेगा, राइट। तो वो भी एक ब्यूरोक्रेट होता है, उसको करप्ट जो है वो सीएम मिला था तो उसके साथ काम कर रहा था, उसको नेक वजीर आज़म जो है वो वजीर आज़म मिला तो उसके साथ उसने काम किया। तो क्या ब्यूरोक्रेट को किसी ने हिलाया? नहीं। सो दिस इज द स्कोप ऑफ सीएसएस। अच्छा, आप डायरेक्टली जो है 17 ग्रेड पे हायर होते हैं, ठीक है। 17 ग्रेड की एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी सी ये दे देता हूँ। आपके जो हैं वो डिपार्टमेंट्स में अगर तो हम बात करें, पुलिस के इदारे की हम बात करें, तो ड्राइवर या जो मीनियल स्टाफ होते हैं कि ड्राइवर हो गया, चौकीदार, माली, इनके यूजुअली रैंक्स होते हैं 5 या 6 ग्रेड के, ठीक है। फिर इनसे ऊपर आ जाते हैं खान सामा, माली, या फिर समझ लें जो ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। 10-11 ग्रेड से ऊपर आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स शुरू हो जाते हैं, 13-14 ग्रेड तक एसएचओ वगैरह शुरू हो जाते हैं। फिर आपके आना शुरू हो जाते हैं डीएसपीज, एसपीज। तो ये जो होते हैं जो बाइख्तियार लोग होते हैं। एक पुलिस की इदारे की आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर तो हम पीएमएस में इसको देखें तो आपने कभी टाउन ऑफिसर को देखा है? ये जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स देखे ना आप लोगों ने? तो एक 17 ग्रेड के अफसर के पास इतने इख्तियारात होते हैं कि उसकी जो स्पेसिफिक डोमेन है उसमें उसकी हेजमनी होती है, ठीक है। वो उस जगह का किंग होता है। अगर यहाँ पे कोई पीएमएस करके टाउन ऑफिसर, टाउन असिस्टेंट कमिश्नर बनता है तो पूरा टाउन उसको रिपोर्ट करेगा। वहाँ के इवन के पुलिस स्टेशंस भी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, एक एक इदारा जो गवर्नमेंट का है वो उसको जो है वो रिपोर्ट करता है। दैट इज ओनली 17 ग्रेड। सो इमेजिन जब आप थोड़े टाइम बाद आगे के एग्जाम्स दे के 18 ग्रेड पे जाते हैं, 19 ग्रेड पे जाते हैं, आप डिप्टी कमिश्नर पे जाते हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर्स पे जाते हैं, और जब 22वें ग्रेड पे डायरेक्टर बनते हैं तो खुदा आपको कितना इख्तियार देगा। जस्ट इमेजिन द पावर। अच्छा, ये इवेंचुअली होता है जब आप सीएसएस कर लेते हैं, आपका कमीशन हो जाता है, उसके बाद आगे भी इनके फर्दर एग्जाम्स होते हैं, एफपीएससी को कंडक्ट करती है, हम उसको आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट इनमें डेजिग्नेशंस होती हैं आपके पास। गवर्नमेंट सेक्रेटरीज होते हैं, कैबिनेट ऑफिसर्स होते हैं, और सिविल ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो आपकी सिविल सर्वेंट्स या फिर आपके ब्यूरोक्रेट्स देखते हैं। यहां तक कोई सवाल? अच्छा, अगर तो सवाल है भी सो अपने पास नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था कि अपने पास पेन और पेपर जो है वो अपने हाथ में रखें, ताकि अगर आपको कोई सवाल आए तो हम इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी रखेंगे। नाउ विल मूव ऑन टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, सीएसएस को लेके ना लोगों की काफ़ी मिथ्स हैं, ठीक है, कि ये सिर्फ अमीरों के बच्चे करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको बहुत कोई आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होनी चाहिए। ये सब जो है ना सुनी सुनाई बातें, ठीक है। आप में अगर काबिलियत है कि आप उस टेस्ट को क्लियर कर सकते, आगे इंटरव्यू में जाके अपेयर हो सकते, गवर्नमेंट इज लाइबल टू प्रोवाइड यू अ सीट। देयर इज नो फेवरेटिज्म इन दैट, देयर इज नो resource required, no extra money required. It is totally your competency. अगर आपने कोई मिथ आज से पहले, यहाँ से आने से पहले यहाँ पे सुनी थी ना, शायद आप लोगों को ये बोला भी यार आप जाके सीएसएस अवेयरनेस पे जा रहे, फायदा नहीं है, ठीक है ना, मुल्क से बाहर निकल जाओ। या सीएसएस वो करते जिनके पास बड़ा पैसा होता है, जिनके वालिदैन आगे पैसा दे सकते हैं। ये सारी मिथ्स जो है ना आज अपने जहन से जो है ना झटक दो, एक दफा झटक दो, झटक दो, एक्शन करके दिखाओ कि झटक दो, ये मिथ्स झटक दो आज, ठीक है। ऐसी आप कोई भी मिथ अपने दिल में नहीं रखेंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने काबिल हैं, आपने जिंदगी में कितना सीखा है। सो विल मूव ऑन टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात तो आपकी उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। अच्छा, अज्यूमिंग दिस कि आप में से कोई भी इस वक्त गवर्नमेंट जॉब पर नहीं है, ठीक है। अगर तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि देखिए सीएसएस के अलावा कुछ डायरेक्ट इंडक्शंस भी हो रही होती हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं तो आपको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है।
बट इसमें आपके पास सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, ठीक है, टोटल 3 अटेम्प्ट्स होती हैं और 12 एग्जाम्स आपको देने। वाई दिस एग्जाम इज सो कॉम्पिटेंट कि आपको 12 के 12 एग्जाम्स एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल CSS एनुअल एग्जाम्स हो रहे हैं अभी कमिंग अक्टूबर में, ठीक है, आपके 12 एग्जाम्स एक साथ होंगे, आपका एक पूरा स्केड्यूल, एक टाइम टेबल आ जाएगा। आप जो अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपने 10 पेपर क्लियर कर लिए, 2 रुक गए, तो आप अब आप अगली अटेम्प्ट में 2 दे के क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने 2 पेपर या कोई एक पेपर एक नंबर से भी आप फेल कर गए तो आप फेल हैं, ठीक है। तो आपको 12 के 12 एग्जाम्स जो हैं वो एक साथ क्लियर करने हैं। अच्छा, इसके लिए डिग्री क्या रिक्वायर्ड है? मैं फिर सवाल करूंगा, कोई रिसर्च करके आए थे इसके ऊपर? अच्छा, कोई भी रिसर्च नहीं करके आया। राइन, व्हाट्स योर डिग्री? Engineering. You have passed out? Yes. So the minimum requirement to appear in CSS after your age criteria is you should have a bachelor's degree. कौन सी डिग्री? अच्छा, बैचलर्स की डिग्री कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? अच्छा, ठीक है, इतना पता, चलो ये रिसर्च करके आए, ठीक है। यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री और उसमें एलिजिबिलिटी में सबसे जो मेन पॉइंट है आपकी सेकंड डिवीजन कम से कम होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन समझते हैं, ठीक है। अगर तो आपका मिनिमम कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो रैंकिंग सिस्टम भी डिफरेंट होता है, ग्रेडिंग सिस्टम डिफरेंट होता है, कुछ परसेंटेज पे चलते हैं, कुछ ABC A+ इस तरीके से देते हैं, कुछ GPA CGPA के ऊपर चलते हैं। तो इसमें जो है वो आपकी कम से कम सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए बाय एनी यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द पाकिस्तान और इवन ग्लोबली विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय HSC। HSC क्या है? अच्छा, जिस तरीके से हमारा बोर्ड होता है ना, मैट्रिक बोर्ड होता है, फिर इंटर बोर्ड होता है, इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ का भी एक बोर्ड है विच इज़ कॉल्ड HSC, हायर एजुकेशन कमीशन, जिसके अंडर जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ रिपोर्ट करती हैं। सो सेकेंड डिवीजन शुड बी यहाँ तो आपका, अगर तो आप रैंकिंग के ऊपर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल ABC पे, तो आपकी कम से कम C ग्रेड होना चाहिए। अगर आप CGPA वाले चीज़ पे आ रहे हैं तो आपकी मिनिमम 2.5 होनी चाहिए। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी परसेंटेज बेसिस के ऊपर रिजल्ट दे रही है तो मिनिमम आपकी 60% होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हाउ टू अप्लाई। अच्छा, अप्लाई करने पे भी ना, हमारे गवर्नमेंट जॉब्स पे भी अप्लाई करने के ऊपर भी हमारी बड़ी सुपरस्टिशंस बनी हुई हैं कि जी आप कहीं जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी फाइल का गत्था बना के लेके जाते हैं, उधर आप उनको कहते हैं सर ये माँ की कंगन मैंने बेच के पढ़ाई पूरी की है, ठीक है, कोई नौकरी है तो दे दे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। FPSC का इदारा जो है वो CSS करवाता है। कौन सा इदारा करवाता है? लिखो, देखो नहीं, सुनो नहीं, लिखो भी, नोट्स बनवा रहा हूं मैं, क्लास है ये। और इसकी फुल फॉर्म है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल, F goes for federal, P go for public, S goes for service and C is for commission। इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आप डायरेक्टली जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट भी नोट कर लें, विच इज़ www.fpsc.gov.pk www.fpsc.gov.pk। ठीक है, सारा काम यहाँ से होता है। कहीं फाइल लेके, कहीं माँ के कंगन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर बता रहा हूँ। ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, ठीक है, उसका बैंक में चालान भी ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल होता है। आप उसको प्रिंट आउट करवाते, उसको बैंक में डिपॉजिट करवाते, चालान नंबर इंटर करते, दैट्स इट। आपकी CSS के लिए मुबारक हो, आपकी CSS के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ठीक है, मुझे कुछ बुझे चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं। आकाश, क्या हुआ, नींद आ रही है?
नहीं बता दो अगर कुछ चाय चाय वाय कुछ, ठीक है। अगर तो इफ इट गेट्स ओवरवेलमिंग डू लेट मी नो, ठीक है। हम ब्रेक ले सकते 5 मिनट का फिर बीच में, या फिर मैं आगे बढ़ूं या ब्रेक ले लें 5 मिनट का। मैं आगे बढ़ जाऊँ, आगे चला जाऊँ, आगे तो दीवार है, ठीक है। अच्छा सर शहरोज कह रहे हैं आप चले जाए, उनको अपने बच्चों की बड़ी फिक्र हो रही। सर आज आपके बच्चे मेरे जिम्मे, यहाँ तो ये अफसर बनेंगे, यहाँ तो फिर पार लगेंगे ठीक है। CSS एग्जामिनेशन प्रोसीजर। अच्छा, CSS एग्जामिनेशन प्रोसीजर जो है वो 3 स्टेप्स पे होता है, ठीक है। आपकी एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आई, ठीक है, उसको आपने ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल कर दिया, और सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होती है MPT एग्जाम के लिए। किसके लिए? MPT स्टैंड फॉर मैंडेटरी प्रिपरेटरी एग्जाम टेस्ट, MPT है इनमें, जो सुना बस लिख दें, MPT मैंडेटरी प्रिपरेशन टेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट जो है, अच्छा आई रिपीट इट फॉर यू गाइस। सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पास मैंडेटरी प्रिपरेशन टेस्ट विच इज MPT, ठीक है। ये एग्जाम आपको क्लियर करना जरूरी है अगर आपको CSS रिटन के फाइनल एग्जाम में बैठना है। 33%, मतलब आउट ऑफ 200 इफ यू आर गेटिंग 66 मार्क्स, ठीक है, यू क्वालिफाई टू अपेयर इन द रिटन एग्जाम्स। इतना लेवरेज ठीक है, अब कर लेंगे थोड़ा CSS का। कुछ आसरा है, उम्मीद रखूं, ठीक है। अच्छा, 200 MCQs होते हैं, ठीक है, जिसमें से मिनिमम पासिंग। अच्छा, ये नहीं अब कर देना कि उधर जाके इनी मिनी माइनी मो या अकड़ बकड़ बम्बे बो, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी बच्चे होते हैं, वो क्लियर तो हो जाता है, फाइनल में कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग, जी सर, व्हाट इज नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपको 200 MCQs दिए गए हैं, ठीक है, तो आपने उसमें से 200 के 200 अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। अब 200 में से आपके सही थे तकरीबन 70 या 80, लेकिन आपके बाकी 120 गलत थे। तो जो आपके गलत थे वो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स में से माइनस होते हैं। सो दैट टर्म इज कॉल्ड नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से मैट्रिक कौन कौन बच्चा कर चुका है? सर शहरोज आपने नहीं की अच्छा चले ठीक है। आपके जो यूजुअली बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें 20 MCQs आते हैं, ठीक है, जो 20 नंबर के होते हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ये लाइन लिखी होती है। हर MCQs का 1 मार्क होता है। लेकिन अगर मैं ये करूं, आपने 20 के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, उसमें से आपके 15 सही थे, 5 गलत थे। लेकिन अब मैं ये उस पर अगर मैं टर्म लिख दूं स्टेरिक डाल के नेगेटिव मार्किंग, तो जो 5 आपने गलत किए ना वो आपके 15 ऑब्टेन्ड में से माइनस हो जाएंगे, आपके नंबर आएंगे 10, तो आपका रिजल्ट पीछे आ जाएगा। लेकिन ये देखें FPSC वालों ने ये भी आसानी की, MPT में नेगेटिव मार्किंग नहीं तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो के चक्कर में ना नेगेटिव मार्किंग में होते -200। सोचे आकाश भाई के -200 नंबर हैं, FPSC वाले इनसे पैसे लेते, ये जो हमारा पेपर प्रिंट हुआ है पैसे दो। फिर नेगेटिव मार्किंग समझ आ गई? ठीक है, यहां तक MPT का प्रोसीजर आप सबको समझ आ गया? ठीक है। जब आप MPT में अपेयर हो जाते हो तो फिर आपका जो है वो हफ्ते 10 दिन में अनाउंसमेंट एक आ जाती है। अच्छा, जितनी भी ये जॉब्स होती है जब आप अप्लाई करते हो ना तो वो आपका एक रोल नंबर, कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर जनरेट कर देते हैं, ठीक है। वो रोल नंबर आपका थ्रू आउट द जो आपकी CSS के अटेम्प्ट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है उसमें थ्रू आउट चलता है। तकरीबन 2 हफ्ते बाद MPT का रिजल्ट आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि अब आप फाइनल एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। और अब उसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है, दूसरा स्टेप होता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में होते हैं 12 पेपर। 12 के 12 कितनी दफा में क्लियर करने? अच्छा नहीं, अटेम्प्ट 3 है, पास करने के लिए 1 दफा में क्लियर करने। समझ आई? मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, 12 एग्जाम्स हैं, ठीक है, 6 आपके कंपलसरी हैं, 6 ऑप्शनल हैं, वो आगे जाके मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। तो 12 के 12 एग्जाम्स जो हैं वो आपके एक साथ, कोई एक एग्जाम भी 1 नंबर से भी रुक गया तो आप टाइट एफिशिएंट, ठीक है।
आप लुढ़क गए, अगले साल फिर अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? आपका जब एमपीटी क्लियर हो जाता है, अब फिर आपको कागजात लेके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एफपीएससी का लॉगिन करेंगे, वहाँ पे आपका रिजल्ट क्लियर है, जाके सिर्फ एक सिंपल सा बटन क्लिक करना है, अप्लाई फॉर सीएसएस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो जनरेटेड आपकी जब लिस्ट में अनाउंसमेंट होती है तो ऑटो जनरेटेड होती है। बाकी जब आप रिटर्न के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मज़ीद रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वो आप घर पे बैठे अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे आराम सुकून से कर सकते हैं। जब आप वो फीस जो है वो पे कर ले, मतलब अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद आप एक और चालान पे करते हैं 2250 का। कितने का? अच्छा, अभी तक मुझे एक बात बताओ, कितना पैसा हमारा खर्च हुआ? 250 पहले हमने भरे, 2250 अब कितने टोटल पैसे हुए? तो कहीं खर्चा हुआ है हमारा इतना? हुआ नहीं तो 250 में तो जाके आप KFC के बेटा 2 जिंगर खा आते हो डील लेके, तो इतना कोई खर्चा हुआ नहीं। अभी खर्चे वाला काम आएगा, टेंशन नहीं लें। ठीक है, तो अच्छा, आपके जो हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए। यूजुअली आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं, लिख लेना। सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका डोमिसाइल PRC और वैलिड CNIC। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट से आपके कुल कायनात वैलिड होने चाहिए। किसी ने किसी और के CNIC पे अपनी तस्वीर लगा के अप्लाई किया, नहीं होगा अप्लाई, क्योंकि उनके पास नादरा का डेटा होता है। किसी ने किसी और की डिग्री पे अपनी तस्वीर लगाई और भेजी, HEC से डिग्री वेरीफाई होती है। और अच्छा, अगर तो आप ये समझते ना हमने टेस्ट दे दिया, क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं करवाए, CSS में कुदरत का निज़ाम है कि जिन जिन लोगों ने कुछ चीटिंग की ना, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द CSS पीपल फॉर द पास्ट 2 years, किसी ने झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा दिया कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, तो वो पकड़ा जाता है। इनका सिस्टम ही ऐसे, 1 साल 2 साल 10 साल बाद। जब मैंने आपको एक बात बोली है ना कि अपने जहन से सुपरस्टिशंस निकाल दें कि किसी को हमने डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने, कहीं पे हमने माँ के कंगन का रोना नहीं रोना, कहीं हमने पैसों का रोना नहीं रोना, अपने अंदर भी एक ईमानदारी पैदा कर ले कि एक एक डॉक्यूमेंट जो है हमारा, ये बातें मैं आपसे बड़ी क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये सुनते हैं ना, डंकी लगा लेंगे, बाहर चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखा। तो आज जो है ना अपनी अखलाकियात पे यहाँ से जब उठे काम करके जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बुरे का अंजाम। ठीक है, तो आपके सारे ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यूजुअली 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्ट होके जाते हैं। अब देखो कितने इख्तियार हैं, आप सोचो CSS अफसर बन जाओ कल को, आप ही सर विंसेंट के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके भेजो। वैसे होगा नहीं, मेरी ओवर एज हो गई होगी तब तक, टेंशन नहीं लो, मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप चालान जब आप पे कर देते हैं और डॉक्यूमेंट्स करते हैं, आपको किसी भी इंसान के ज़रिए वो डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट होते हैं। पोस्ट समझते हो ना, TCS होते हैं। ठीक है, TCS कर लें, पाकिस्तान पोस्ट कर लें, रैपिड कोरियर कर लें। अब सवाल यह आएगा एड्रेस कहाँ से मिलेगा? FPSC का वेबसाइट लिखवाई थी, घर पे जाके सबने ढूंढनी है और उस पर एड्रेस लिख के ना अपने पास नोट कर लेना FPSC का कि एक दिन हम भी इधर डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। सही है, और आपका जब डॉक्यूमेंट्स जा चुके, आपका CSS का अप्लाई हो चुका है। अब सवाल ये आता है, इतने मीनवाइल इतने अरसे में आप लोग कर क्या रहे थे? जब आपने MPT दिया, डॉक्यूमेंट्स भेजे, प्रिपरेशन कब शुरू किया आपने? प्रिपरेशन कब शुरू की? MPT का टेस्ट दे दिया, सब कुछ कर लिया, प्रिपरेशन कब शुरू की? जिस दिन आपने तहैया किया था ना कि आप MPT का फॉर्म भरेंगे, मैं तो कहूँगा उससे 1 साल पहले आपने बैठ जाने अपनी MPT की तैयारी करनी, बेसिकली अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी। आप अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे, CSS जो MPT है वो आपका खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि कब से तैयारी करनी है? आज से करनी है। ठीक है, अभी आज से करनी है। अच्छा, इसमें पासिंग क्राइटेरिया बड़ा सिंपल होता है। आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें चलो पासिंग मार्क्स कितने रखें बताओ, कितने रखने चाहिए बताओ? ब्यूरोक्रेट बनाना, CSS ऑफिसर बनाना, पासिंग मार्क्स कितने रखें? 80% रख दें? हाँ
60%? बढ़ा लो थोड़ा। चलो यार इधर भी रियायत देते हैं। कंपलसरी के लिए 40% मार्क्स चाहिए टू पास आउट। देयर आर 6 कंपलसरी। कंपलसरी मैं आपको आगे जाके लिखाऊंगा। अच्छा ना, फिर आपके 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं। ऑप्शनल में पासिंग कितने रखें? सैमुअल भाई आप बता दें कितने रखे पासिंग? 40% ही, चलो मार्जिन कर देते। ऑप्शनल्स में आपको 33% चाहिए होते हैं पास आउट करने के लिए। अच्छा ये सिर्फ अभी पास आउट करना है, इसमें सीट एलोकेशन नहीं है। सीट एलोकेशन अगर चाहिए तो आपका टोटल एग्रीगेट ऑप्शनल और कंपलसरी का मिला के होना चाहिए 50%। मतलब आपने जो 12 एग्जाम्स क्लियर कर लिए, पास कर लिए, हो गए पास हो गए, ठीक है, जस्ट सपोज पास हो गए, ठीक है। आपने एक दिन इंटरनेट पे लॉगिन किया, एफपीएससी का रिजल्ट आया, और जो है किसका नाम इधर बच्चे का कौन सा अच्छा है, जो भी बच्चा है चले, उसने जो है वो अपना सीएसएस का एग्जाम क्लियर कर लिए, लेकिन अभी आप पास हुए। अब आपकी टोटल परसेंटेज होनी चाहिए 50% मार्क्स मिनिमम, सबका टोटल, ठीक है। ब्रेक लेनी है तो बता देना, फिर बोलना नहीं कि सर विंसेंट हमें कुछ समझ में नहीं आया। मैं सवाल फिर मैं करूंगा बाद में, फिर मैं सवाल करूंगा, मुझे भी गाइडेंस चाहिए। ब्रेक ले लें, ये आपके बच्चे, तो विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट। सर 5 मिनट्स बहुत हैं, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। हम रिटन एग्जाम तक आ चुके हैं, रिटन एग्जाम आपका क्लियर हो चुका है, आपके 50% मार्क्स आ चुके हैं। नाउ द अदर स्टेप दैट गोज इज वाइवा। व्हाट इज अ वाइवा? ओह माय गॉड, चलें कुछ तो पढ़ के आए, ठीक है। अच्छा वाइवा जो है वो आपका जब अब 1200 नंबर के आपके एग्जाम्स होते हैं, आप उसको क्लियर कर लेते हैं। द थर्ड स्टेप इज वाइवा बॉयज, ठीक है। अभी एक मुझे पता है वेब सीरीज आप में से कौन कौन देखते हैं? इतने कम, मैं मान ही नहीं सकता कि इतने कम लोग वेब सीरीज देखते हैं। क्या टिकटॉक डिलीट कर दो आज से। अच्छा, देयर इज अ सीरीज बाय द नेम ऑफ एस्पिरेंट्स। क्या है नाम? लिखो ASPIRANTS। What is it? How is it pronounced? अच्छा, the word aspirant means the one who is inspired by something. Aspirants जो है वो एक पूरी वेब सीरीज इज अ जर्नी ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट। जैसे हमारा सीएसएस होता है, इंडिया में यूपीएससी होता है, ठीक है, कमीशन के एग्जाम। तो वो एक पूरी जर्नी है कि किस तरीके से एक यूपीएससी ऑफिसर की जर्नी जो है वो किस तरीके से चलती है, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड यू गाइस टू वॉच इट। मैंने अभी तक नहीं देखी, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जर्नी पता है अपनी ऑलरेडी, ठीक है। द आइडिया टू गिव यू द बेसिक आइडिया इज वॉच पॉजिटिव कंटेंट। सुन क्यों हो गए हो भाई? हाँ बोलो आगे से, यस एक्नॉलेजमेंट दो, ठीक है। वॉच पॉजिटिव कंटेंट। एस्पिरेंट्स भी जब आप देखेंगे या आप गूगल करें, यूट्यूब पे जाएं, तो आप देखें सीएसएस ऑफिसर्स के वाइवास, ठीक है। एक पैनल होता है 4 से 5 अंकल कैसर की एज के बुजुर्ग हमारे बैठे होंगे, ठीक है, विच आर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एंड दे आर हाईली प्रोफेशनल। अंकल की तरह 22 ग्रेड के अफसर, ठीक है। एक पूरा पैनल बैठा है, आपके पहला कदम कमरे में रखने से लेकर आप कुर्सी पे किस तरीके से बैठ रहे हैं, आपने कपड़े किस तरीके के पहने। अगर आप यूसुफ परवेज की तरह टी शर्ट पहन के आ गए हैं तो वो आपको उधर से ही बोलेंगे बाय बाय, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट। यूसुफ वैसे मेरा छोटा भाई है, मैं उसको बोल सकता हूँ, ठीक है। तो वाइवा होता है, ठीक है। इसमें आपसे सवालात किए जाएंगे। अब सवाल क्या होने चाहिए? सवाल बताएं, क्या होने चाहिए सवाल? सवाल जो होंगे वो आपके जो आपने सब्जेक्ट्स चूज किए हैं उनकी बेसिक नॉलेज के होंगे, और मेनली जो सवाल होते हैं वो किसके होते हैं? अच्छा, मेजॉरिटी इज मुस्लिम, बट व्हाट अबाउट नॉन मुस्लिम्स? उनसे जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सवाल जो होते हैं वो
या तो उनके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं या उनके जो हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, या जो उनका आगे वो ऑप्शनल जो उनके सब्जेक्ट्स थे उनकी बेसिस पे होंगे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हो, ठीक है, और आप पढ़ते हो हिरार्की वर्सेस एनार्की, ठीक है, तो वहाँ से जो है बेटा ये मेरी स्नैप स्ट्रीक्स ना बताओ, ये बिल्कुल काम नहीं आनी तुम्हारी स्ट्रीक तो बन जाएगी, CSS टूट जाएगा, ठीक है, ये वाले स्ट्रीक पे गौर करोगे। आपका जो सवाल है, फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन किया जाता है करंट अफेयर्स से लेके कि क्या इमरान खान का असेंबलिया तहलील करना सियासी तौर पे दुरुस्त था या ठीक नहीं था, प्रोवाइड योर ओपिनियन, ठीक है, इन द लाइट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, सही है, या आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये इस तरह के सवाल होंगे। अच्छा, CSS में कोई भी जवाब सही या गलत नहीं होता। ये जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, आपका एक चीज़ को लेके ओपिनियन है कि या तो वो चीज़ ठीक है या वो चीज़ गलत है, लेकिन वो चीज़ गलत क्यों है उसका आपको लॉजिकल रीज़न देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रिश्वत लेना सही है, क्यों? भाई मैं अब आपको एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देता हूँ। मैंने एग्ज़ाम पास किया 17 ग्रेड पे, मैं लगा मेरी बेसिक सैलरी बहुत कम है, मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा, पहले भी माँ के कंगन बेचे थे, बच्चों का दूध नहीं चल रहा, मुझे तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। अब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दो यार, हाउ इज इट रॉन्ग? काउंटर आर्ग्यूमेंट दूं? अब बता दो, दूं या ना दूं? इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि आप को जब आपने जिस जॉब पे अप्लाई किया है और आप जिस जॉब पर हायर हुए हैं, ऑन योर हायरिंग डॉक्यूमेंट यू वर ऑब्लाइज्ड कि आप पाकिस्तान के कवानीन के पाबंद रहेंगे, ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट होते हुए आपने कवानीन के पाबंद रहना है, आपने ये एक ओथ लिया हुआ था, तो आपको आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट सैलरीज और अमेनिटीज दी जाएंगी, ठीक है। और CSS अफसर को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, सैलरी पे नहीं जाना, 200 लीटर तो सिर्फ फ्यूल मिलता है, सही है, कितना महंगा हो गया पेट्रोल। मार्क्स फॉर ईच एग्जाम। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, वंस यू क्लियर योर MPT और आप रिटन एग्जाम में आके बैठते हैं, आपके MPT के नंबर कहीं पर भी ऐड नहीं होंगे, ठीक है। MPT सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट है जो आप CSS एग्जाम के लिए क्लियर करते हो। जो आपकी मार्किंग होगी वो जो हमने पहले 1200 नंबर में से 50%, जी सर शरोज इज सेइंग टू रिपीट इट फॉर यू, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे कितने नंबर हासिल किए थे टोटल 1200 में से 50% इन टोटल, 40% इन कंपल्सरी, 33% इन ऑप्शनल। और जब आपने अपने क्या कहते हैं 50% मार्क्स, मतलब 1200 में से कितने नंबर बनते 50% के 600, तो अब आप वाइवा के लिए क्वालिफाई कर गए हो, फिर आपका वाइवा होता है, तो फिर वाइवा टोटल 300 नंबर का होता है, लेकिन इसमें से कितने नंबर चाहिए वाइवा पास करने के लिए? अच्छा, 1200 और 300 कितने हुए? 1300 किसने बोला? सर शहरोज के स्टूडेंट्स हो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, ठीक है। वहां से कितने नंबर हमने हासिल किए रिटर्न में? यहां से कितने मिनिमम करने हैं? 1500 में से कितने हुए क्वालिफाई कर गए CSS के लिए? कर गए ना? कितना सा आसान सा एग्जाम है यार, है ना। 1500 में से कितने? 700, लेस देन 50% बन रहा है। लेकिन इससे ज्यादा क्यों हासिल करने पड़ते हैं वो हम चीज आगे जाके देखते हैं। जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, आपका वाइवा क्लियर हो गया, फिर आपके नेसेसरी मेडिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। मेडिकल टेस्ट किस लिए रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि कुछ आपके डिफरेंट ग्रुप्स ऐसे जहाँ पे फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल पुलिस का ग्रुप है, ठीक है ना, तो आपकी बिल्ट होनी चाहिए। मेरी बिल्ट नहीं चलेगी, सर शरोज की बिल्ट चलेगी, यहाँ सर जूलियस की बिल्ड चल जाएगी अगर आपने सर जूलियस को देखा हो, ठीक है। तो इस तरह के आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं टू मेक श्योर कि आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है, जो कि आपको कोई ऐसी एलिमेंट नहीं है विच कैन टेक यू टू डेथ। फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर या कोई हार्ट प्रॉब्लम अगर नहीं है तो, ठीक है।
आपके वो नेसेसरी मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपकी एलोकेशन आती है एंड यू फ्लाई टू लाहौर। कहाँ पे? लाहौर क्यों जाते हैं भाई? नाश्ता करने? अच्छा, लाहौर में आपकी सिविल सर्विसेज एकेडमी है जहाँ पे आपको 3 महीने आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है, आपको ब्यूरोक्रेट बनने के लिए ग्रूम किया जाता है। अभी भाई ने जिक्र किया था आर्मी का, तो जब आप ISS भी क्लियर करते हो तो अहद वफा देखा होगा सबने, कहाँ जाते हैं? PM में। तो सिविल सर्वेंट्स का PM में है सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर, जो कि वॉल्टन रोड पे वाक़या है। वहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ पे फिर आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद जो है आप डिपार्टमेंट्स में एलोकेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक पूरे प्रोसीजर में कोई भी अगर आपको सवाल हो, सो विल मूव ऑन टू द अदर स्लाइड्स। कोई सवाल नहीं तो मैं करूँगा, पहले बता रहा हूँ। अप्लाई कहाँ पे करना है जाके CSS का? किसकी वेबसाइट पे? हाँ, एक ही बच्चे ने सुना लगता है। कौन सी वेबसाइट पे जाना है? FPSC का फुल फॉर्म क्या है? रिटर्न पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए? 50% इन टोटल। अरे अभी रिटर्न का पूछा है यार, तुम लोग ना मरवाओगे। उधर जाके इंटरव्यू बोलते सर विंसेंट ने तो ये बताया था, वो FPSC वाले मेरे पीछे पड़े हूँ। अच्छा, MPT क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 33%। कितने बनते 200 के? 66। लेकिन 66 के आसरे पे नहीं चले जाना, ठीक है? पता चले वो 66 भी ना आए। अच्छा, अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपका मेन सबसे जो डिमांडिंग है वो है ऐसे। अच्छा, ये माय बेस्ट फ्रेंड पे नहीं होता ऐसे, और रेनी डे पे ऐसे नहीं होता। और आप लोग यकीन करें, कोई भी जाके एग्जामिनर रिपोर्ट उठा लें, कोई भी यूट्यूब चैनल जाके कर ले, सबसे ज़्यादा फेलिंग रेशियो ऐसे में, सबसे ज़्यादा। इसलिए आपको अभी से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सेकेंड इज इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। आसान है? आसान नहीं है, आसान, ठीक है। इस पे आपका बिल्कुल आपकी पूरी ग्रामर का यूज आएगा। थर्ड इज जनरल नॉलेज। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। इसमें से सबसे पहले आपका पेपर होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, जिसमें आपकी बिल्कुल जनरल साइंस होती है, मैट्रिक इंटर की। अच्छा, बिल्कुल जनरल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, बस मैट्रिक के साथ क्लियर हो जाएगा। खैर, इस एग्जाम के आपके 3 पोर्शन होते हैं। 20 नंबर MCQs के होते हैं, फिर 40 मार्क्स जो हैं वो आपके जनरल साइंस के होते हैं, सब्जेक्टिव, ठीक है, जिसमें आपसे कुछ भी सवाल किया जा सकता है साइंस से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा 40 मार्क्स जो हैं वो आपके मैथ्स के होते हैं। इसी का थर्ड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन इज पेपर टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या होते हैं? जो भी चल रहे, क्या चल रहा है दुनिया में? क्या चल रहा है? वो पाकिस्तान में चल रही है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? खैर, पूरी दुनिया में भी महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन इज एट इट्स पीक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स से भी अवेयर रहना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान के भी क्या करंट अफेयर्स है वो भी। तोशाखाना केस चल रहा है ना, अभी कादिर ट्रस्ट भी खुलने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स के साथ आपकी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी आ जाएगी, आपकी रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज, करंटली पाकिस्तान में क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी अगर आप में से कोई 2024 के CSS में अपेयर हो तो उसको पॉलिटिकल साइंस और पाकिस्तान अफेयर्स में और करंट अफेयर्स में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, वो है पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्शंस आने वाले, जनरल इलेक्शंस, निगरान वजीर आज़म आ गया, 3 महीने तक रहेगा, पूरा एक पैटर्न है। इसके ऊपर आपके पास कहीं पर भी सवाल आ सकता है। एंड द लास्ट इज द बिलवेड पेपर ऑफ एवरीवन, जो क्रिश्चियन बच्चे भी कहते हैं हम आंखें बंद करके क्लियर कर लेते हैं। डू यू नो द सेकेंड मोस्ट रेशियो ऑफ फेलिंग ए स्टूडेंट इज इन दिस बिलवेड पेपर विच इज इस्लामिक स्टडीज। अच्छा, आप शौक में हो गए, पता ही क्यों होता है? क्योंकि तुम लोग अजान के टाइम चुप नहीं थे हुए। हाँ, कोई भी नहीं था चुप हुआ। इस्लामिक स्टडीज इज द सेकेंड पेपर जिसमें सबसे ज़्यादा फेलिंग रेशियो होता है। द रीज़न इज
जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स है, मैं आपको आगे जब मेथड्स और टूल्स पे लेकर जाऊंगा, कि एग्जामिनर्स ये बताते हैं कि जो आपको कंटेंट अवेलेबल दिया जाता है, जो कोर्स दिया जाता है, हम उस कोर्स को बच्चे फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये मैट्रिक का पेपर नहीं है, ये इंटर का पेपर नहीं है। मैं आपको वैसे अपनी पर्सनल गवाही दूँ, इंटर के पेपर में या मैट्रिक के पेपर में हम कहते कुछ भी लिख के आओ पास हो जाते हो, दे जस्ट नीड द रिटन कंटेंट। CSS इज नॉट लाइक दैट। आपसे सवाल ए का पूछा गया है, आप जस्टिफाई करोगे कि ए के 3 डंडियां क्यों बनती हैं, ए में 2 ट्रायंगल हैं, वो राइट ट्रायंगल हैं, ये चीज़ जस्टिफाई करनी है। ठीक है, फिर हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं। अच्छा, ये तो 6 हो गए कंपलसरी के। ठीक है, 600 नंबर हो गए। अब 600 नंबर है ऑप्शनल के। ऑप्शनल के लिए हमारे पास पहला ग्रुप है, इसमें डिफरेंट जो हैं वो 200 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं। आप हर ग्रुप में से, जो मैं आपको 7 ग्रुप या 8 ग्रुप दिखाऊंगा, उनमें से आप 600 नंबर के सिर्फ मार्क्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने एक 200 नंबर का चूज कर लिया, मेरी प्रेफरेंस थी पॉलिटिकल साइंस। 600 किसके हो गए? कंपलसरी के। 600 किसके हो गए? ठीक है, 200 मैंने यहाँ से चूज कर लिया पॉलिटिकल साइंस। कितने हो गए टोटल? पीछे कितने बचे? 400। फिर ये आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, जिसमें से आप 100 नंबर के पेपर्स जो हैं वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, और इनमें से अब बाकी के 4 करने। मेरा इस ग्रुप में से भी कोई नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर आपको अपनी प्रेफरेंस बताऊं, ग्रुप 4 में से मेरा बिलवेड है हिस्ट्री ऑफ इंडियन पाकिस्तान। अब मैंने फॉर एग्जांपल इसमें से एक 100 नंबर का पेपर जो है वो चूज कर लिया। कितने हो गए? 900। पीछे कितने बचे? 300। 300 पूरे करेंगे हम। इसमें से हमने रख लिया जेंडर स्टडीज। अच्छा, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, जेंडर स्टडीज कर लिया। फिर हम आगे आ गए। जेंडर स्टडीज करने के बाद कितने हो गए? 1000। अच्छा, इसमें से मैं कौन सा चूज कर सकता हूँ ये बताओ। अगर तुम लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन याद हो ना तो बता सकते। हाँ, क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, अब कितने हो गए? 1100 हो गए। अब कितने और करने? 100। तो 100 हमने 7वें ग्रुप में से रख लिया, सोशियोलॉजी। और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, आप में से अगर कोई किसी लैंग्वेज बैकग्राउंड में है, बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल इफ समवन कैन रीड एंड राइट पंजाबी और सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, सो दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि ये जो है ना मार्क्स गेन करने में आपको हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। अब आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गई, आपने 1200 के पेपर दे दिए, आपका पेपर वाइवा सब कुछ क्लियर हो गया। अब सवाल ये आता है कि हमारे डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो जो आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हमारे पास होते हैं वो है कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन ग्रुप, पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज, मिलिट्री लैंड्स। ये तकरीबन हमारे पास 12 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। आप इनके बारे में आई विल रिकमेंड यू कि आपको जो डिपार्टमेंट पसंद है उसके बारे में रिसर्च करें कि उसका रोल क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कम्युनिकेशंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ही कैन गो देयर एंड लर्न अबाउट द पोस्टल। अगर किसी को रेलवे में या ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो चेंज लाना है, सो दे कैन लर्न अबाउट द रेलवे। ठीक है, किसी को बाहर घूमने का शौक है, किसी को एम्बेसडर बनना है, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान इज फॉर यू देन। ठीक है, अपनी प्रेफरेंस के साथ। मूविंग फॉरवर्ड, ये आपके हो गए ग्रुप्स जो जिसमें आपकी जो है वो एलोकेशन होती है। आई विल जस्ट डिस्क्राइब यू, ये चीज़ें हम वैसे डिस्कस कर चुके पीछे। ठीक है, हम इनको बस मोटा मोटा करेंगे। ग्रुप्स को लेके या सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? अच्छा, मुझे ना कई चेहरे नज़र नहीं आ रहे, तो मैं सवाल कर लूँ आप लोगों से। यस, आई हर्ड अ यस। हु सेड अ यस? ताबिश भाई, आपने तो नहीं कहा यस? अच्छा, चलें लास्ट में। ठीक है, सो प्रिपरेशन मेथड्स एंड टूल, एमपीटी। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? एमपीटी। एमपीटी में जो मार्क्स की डिवीजन होती है वो होती है, इस्लामियात के 20 एमसीक्यूज होते हैं, उर्दू के 20, इंग्लिश के 50, जनरल एबिलिटीज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स। सिंस दिस प्रूव्स कि आपको एमपीटी के लिए कोई सेपरेट से तैयारी नहीं करनी। आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे उनसे ही आपकी एमपीटी की तैयारी हो जाएगी। 20 में से 66 नंबर आ जाएंगे एंड यू कैन क्वालिफाई फॉर द रिटन एग्जाम। 2 नंबर 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 2
इसके लिए आप पास्ट पेपर्स विजिट कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट हमने दी है एफपीएससी पे। जब आप जाएंगे ना, जाके अच्छे से एफपीएससी की वेबसाइट को खंगालना है आप लोगों ने, ठीक है। आपको एमपीटी के पास्ट पेपर मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक वेबसाइट है pakmcqs.com के नाम से, ये लिख लें pakmcqs.com। ये वेबसाइट आपको एफपीएससी डिफरेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज प्रोवाइड करती है। इनके एक मोबाइल एप्लीकेशन भी, आप उसको भी डाउनलोड करके इनके डिफरेंट क्विज होते हैं, उनसे भी सीख सकते हैं, जो कि आपको मैट्रिक, इंटर और आगे आपकी ग्रेजुएशन की एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगी। दिस सोनली हैज़ एमसीक्यूज ओनली, ठीक है। तो आप अपनी एमपीटी की तैयारी यहाँ से भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, जब आप, जैसे मैंने आपसे बोला कि कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट से जो है आप अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी, अच्छा कोई बात नहीं, जिसका मोबाइल घिरा वो आया भी नहीं है, सबके हाँ हो गए हैं आगे। सर खुदा आपको और देगा, ठीक है। एमपीटी की प्रिपरेशन का सबको समझ आ गया, आया कि नहीं आया? अच्छा ये क्या होता है? ये तो मच्छर उड़ाने का स्टाइल है बेटा, ठीक है। रिटन एग्जाम प्रिपरेशन के कुछ सिंपल मेथड्स हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, आपको सिलेबस फॉलो करना चाहिए। सिलेबस कहाँ से फॉलो करेंगे? वेबसाइट से। चलो अभी तक जाग रहे हो, ठीक है। और रिकमेंडेड बुक्स भी से चाहिए। रिकमेंडेड बुक्स कहाँ से आएंगी? कहाँ से? कहाँ से? बिल्कुल। पास्ट पेपर्स भी देखने कहाँ से मिलेंगे? एग्जामिनर्स रिपोर्ट पढ़नी है, कहाँ से मिलेगी? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर वेबसाइट पे नहीं आएगा बेटा, घर लगवाना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ लो नहीं तो। अच्छा, डॉन इज रिकमेंडेड बिकॉज इट्स माय पर्सनल फेवरेट। आपको दी न्यूज़ अच्छा लगता है, आपको ट्रिब्यून अच्छा लगता है। न्यूज़पेपर पढ़ने के इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपकी जो इंग्लिश वोकेबलरी है वो इम्प्रूव हो, सेंटेंस मेकिंग हो, और आप रन टाइम पे करंट अफेयर्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, ठीक है। जो आपके डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे गए होते हैं आप उनको रीड करें और वहाँ से भी इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स की और पाकिस्तान अफेयर्स की गैदर कर सकते हैं। एंड दिस इज द वर्स्ट पार्ट, राइटिंग प्रैक्टिस एंड द डिफ़िकल्ट वन। आप जब सीएसएस की प्रिपरेशन करें और आप जब पास्ट पेपर्स को देख रहे हैं और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करें, 3 महीने पहले कम से कम आपके पास पिछले सारे 5 ईयर्स, जो पास्ट 5 ईयर्स के एग्जाम पेपर्स हैं वो सॉल्व होने चाहिए, और बाकी के 3 महीने पे बस आप अपने सब्जेक्ट्स की, टॉपिक्स की रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ लॉन्ग एंड शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। जैसे इलेक्टोरियल सिस्टम में एक आपने ब्रीफ नोट्स अपने कर लिए और साथ में एक आपने पॉइंटर्स अपने पास कर लिए, ताकि आपके पास शॉर्ट नोट्स भी हों। इसके अलावा प्रिपरेशन मेथड्स एंड टूल में ये मैगजीन है वर्ल्ड टाइम मैगजीन, इसके साथ साथ इप्री, आयरस, इंफॉर्मेशन वीडियोस। अच्छा, ये मेरा बड़ा फेवरेट यूट्यूब चैनल है, देखो सुनो जानो और बिग सोचो। आप में से किसी ने सुहेल बड़ाइच को जानते हैं? एक दिन जियो के साथ किसी ने देखा है? वो जो हर बात पे कहता है और फिर हम खाना खाने चले गए, जैसे अभी आप लोग बोलोगे सर शहरोज के घर खाना खाने चले गए। सो आप ये जो चैनल है दोनों, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है और ये मेरी रिकमेंडेशन है बच्चों, ठीक है। आपको कोई और चैनल समझ में आते हैं आप उनसे भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो देखो सुनो जानो एंड बिग सोचो, ये 2 यूट्यूब के चैनल्स हैं जहाँ से आपको बहुत ही ऑथेंटिक, वेल रिसर्च और अनबाइज्ड ओपिनियन या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं ना काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी ये वो अपनी कंट्री का व्यू पेश कर रहे होते हैं या अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं, यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है वो सॉलिड इंफॉर्मेशन दी जाती है। डूज एंड डोंट्स, इस पे हम बड़ा सरसरी से जाएंगे। पहले तो हम डूज पे बात कर लेते। सीएसएस की मेरी जो 1.5 साल की जर्नी है उस पर मैंने भी एक चीज़ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा कमी फील हुई, यू शुड हैव अ हेल्दी स्केजुअल। ये जो स्ट्रीक्स बना रहे हो, ये जो टिकटॉक चला रहे हो, ये जो 3-3, 4-4 बजे तक जाग रहे हो, छोड़ दो। ये मिथ जो है ना छोड़ दो कि हम दिन में सोते हो रात में पढ़ने बैठते और एग्ज़ाम हमारा जो है ना बहुत अच्छा जाता है। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि दिन में मेहनत करनी चाहिए। दिन बना किस लिए? किस लिए बना है? तो बस काम दिन में करना है, ठीक है। यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। अपनी आपकी जो है वो प्लानिंग होनी चाहिए।
आप सब्जेक्ट्स किस तरीके से लेके चलेंगे, उसके लिए आपके पास एक स्केड्यूल बना होना चाहिए। कितने अरसे में आप अपना एसे कंप्लीट करेंगे, कितने अरसे में प्रेसी, और कितने अरसे में दूसरे कंपलसरी, और फिर आप ऑप्शनल पे आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो डूज है स्पेसिफिकली करनी चाहिए। अच्छा, कभी कुछ टाइम अपनी तफरी के लिए भी निकालें, कोई मूवी देखें। जैसे मैंने आपको अभी एक वेब सीरीज़ रिकमेंड करी, क्या नाम था उसका? एस्पेरेंट्स। ठीक है, इस तरह की वेब सीरीज़ है। हैव अ गुड रीड आउट्स, कभी पोइट्री पढ़ें। जब आप कंटेंट से थक गए तो इस तरीके से अपनी लीजर एक्टिविटीज़ भी देखें ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। जैसे अभी हमने कुछ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ की थी। ठीक है, डोंट्स, सबसे पहली लाइन है डू नॉट पैनिक। क्या नहीं करना? पैनिक कैसे होता है बंदा? वजह क्या होती है पैनिक होने की? जब हम अपने स्केड्यूल से बिहाइंड चल रहे होते हैं, हमने सोचा था 1 महीने में ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं हो रहा, हम पैनिक कर जाते हैं। पैनिक नहीं करना, यू हैव टू बी वेरी काम इन एवरी सिचुएशन। अच्छा, ये इतना भी काम नहीं होना कि एग्जाम के दिन बोलो मैं काम हूँ, उससे पहले प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में ना हो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि लोगों ने जितनी भी आपको मिथ्स सुनाई है ना गवर्नमेंट जॉब्स को लेके, फाइल जाती है, माँ के कंगन बिके थे, रिश्वत लगती है, अमीरों के बच्चे जाते हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जाते हैं, ये सब कुछ छटक दो आज अपने जहन से। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई कैन टेल यू टन्स ऑफ स्टोरीज। हम तो कराची में रहते हैं ना, थरपारकर का नाम सुना है? थरपारकर का नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, वहाँ पीने को पानी नहीं है, वहाँ के बच्चों ने CSS क्लियर करके जो है कमीशन हासिल किया है। तो हम लोग तो फिर प्रिविलेज्ड है, हमारे तो पानी आता है ना, भले टैंकर का है, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? जब उस बच्चे को सीट मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती? अच्छा, एग्जॉस्ट नहीं होना। एज आई हैव टोल्ड यू, आपका एक दिन का स्केड्यूल बना होना चाहिए। आप उसको जो है वो फॉलो करें, अपनी बायोलॉजिकल रिदम को प्रॉपर्ली लेके चले। आपके पास बुक्स प्रॉपर्ली होना चाहिए। बुक्स के अलावा आप अदर कंटेंट पे ना ही जाए, अदर देन रिकमेंडेड बुक्स के अलावा, तो बेहतर है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, जितने ज़्यादा ओपिनियंस पढ़ेंगे, उस पर आप उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड लॉजिकल। ठीक है, अब मेरा फिर से सवाल, कुछ समझ आया या सब सर से गया? सब सर से गया? चलें सर, प्रेजेंटेशन पहली स्लाइड से स्टार्ट है। सर शहरोज ने मुझे बोला था कि सर आपने मेरे बच्चों को ऐसा ट्रेन कर देना है कि बस ये इधर से जाए और आगे जाके जो है ना ये ठेले रोक के प्राइस चेक कर रहे हो, कमिश्नर बने हो। अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक नाउ, आई नो यू गाइज आर एग्जॉस्टेड। आपने एक बंदे को इतनी देर सुना, मैंने आप बच्चों से इतनी देर बात की, और देखो तुम लोगों ने एक को सुना, मैंने इतनों से बात की, तो ज़्यादा थका किसको होना चाहिए? अच्छा, सुन के थक गए, बैठे हुए हो। ठीक है, सो विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन। एनी क्वेश्चंस? सर इस पे ज़रा लाइट बच्चे पे चला दें ताकि चेहरा मुझे याद रहे कि किसने मुझसे खतरनाक सवाल किया था। जी जी। माय क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज आवर एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक मतलब इन व्हाट पर्सपेक्टिव? आप चाह रहे हैं कि आप CSS की भी प्रिपरेशन करें? Yes, और yes. एकेडमिक? Yes. देखें, आपको पहली तो बात ये है कि अगर तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब आप CSS के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ और काम नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ना है और आपने आगे की फॉर एग्जांपल मास्टर्स की डिग्री में एडमिशन लिया, तो आपको अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा दिन का, कि कौन सा टाइम आप अपनी क्लासेस को दे रहे हैं, कौन सा टाइम आप अपनी जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन को दे रहे, किस टाइम आकर आप अपना होमवर्क करें, और दिन के किन घंटों में आप अपने CSS के लिए प्रिपेयर होंगे। अच्छा, इस पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है, फॉर एग्जांपल मेरी ग्रेजुएशन हो गई, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, बट मुझे अगले साल CSS भी देना है, ठीक है। तो फिर मुझे अपना स्केड्यूल बहुत टफ रखना पड़ेगा कि मैं अपनी मास्टर्स पे भी फोकस करूँ या फिर अपने साथ साथ अपने CSS पे भी फोकस करूँ। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी कि एक वक्त में एक चीज़ को परस्यू किया जाए, ठीक है, क्योंकि आपके पास 3 अटैम्प्ट ही होती है। आपने फर्स्ट अटैम्प्ट ऐसे ही तफरी में कर दी, आपका एक अटैम्प्ट जा चुका है, टोटल 3 अटैम्प्ट से। आई होप द क्वेश्चन इज आंसर्ड। जी रायन। सर शरोज, can you pass your mic to Ryan? Thank you.
विंसेंट, आपने बताया था कि जो जनरल पासिंग मार्क्स हैं वो आपने डिस्कस किए थे। यू सेड कि हम डिस्कस करेंगे कंपेटिटिवनेस इसकी कितनी होती है, पासिंग मार्क्स नहीं लेने हैं, हमने ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, वाई, और रीसेंट ट्रेंड उसका क्या है, परसेंटेज, सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब कितने सिलेक्टेड होते हैं, किस कट ऑफ के ऊपर सिलेक्ट होते हैं, वो थोड़ी चीज़ें। अच्छा चलें, एक चीज़ जो हम इसमें, मैंने इस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि हमने सतही सरफेस चीज़ें रखी थी, एंड दैट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। तकरीबन CSS में एक साल में ना 20,000 बच्चा पेयर होता है, ठीक है। पासिंग रेशियो इज समथिंग अराउंड 200 to 250 जो रिटन एग्जाम क्लियर करता है। उसमें से सीट्स पता है या वाइवा तक कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं एलोकेशन पे, समथिंग अराउंड 180 to 200, ठीक है। नंबर हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्यों लेने हैं, उसका सबसे मेन रीज़न ये है, जो मैंने आपको भी ग्रुप्स दिखाए थे हमने, ऑक्यूपेशनल, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, रेलवे है, PSP है, PAS है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स है। जो हाई परसेंटेज बच्चे होते हैं ना, वो यूजुअली जाते हैं फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपका नसीब अच्छा हुआ, आपने CSS क्लियर कर लिया, आप टॉप 10 स्टूडेंट्स में हैं, आपका प्रिफर्ड ग्रुप फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान था, तो आपको इजीली फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में कमीशन जॉब मिल जाएगी। और क्या पता आप अमेरिकन एम्बेसी में, मतलब पाकिस्तान से एम्बेसी टू US जो है, वहाँ पे आप अपॉइंट हो जाए। तो देखो, फ्री में US चले गए, इधर लोग 40-40 लाख रुपए देते है या नहीं। लेकिन एक रिस्क भी है इसके साथ, क्या सूडान के एम्बेसी में हो गया तो फिर क्या करोगे, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो लेने हैं। अच्छा, क्राइटेरिया सिलेक्शन की बात की, एक हम लफ्ज़ सुनते हैं पाकिस्तान में, कोटा सुनते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन की बेस के ऊपर, और क्या कहते हैं, फिर आगे सूबों के ऊपर, और आगे माइनॉरिटी और वुमेन कोटा भी दिया जाता है। यहाँ पे जो क्रिश्चियन बच्चे बैठे, दे विल डायरेक्टली फॉल इन द माइनॉरिटी कोटा, और जो मुस्लिम बच्चे, दे विल फॉल डायरेक्टली इन द मेजॉरिटी कोटा, ठीक है। आपकी सीट के ऊपर अगर आपने भी CSS क्लियर किया और आपने भी, दोनों को सीट मिलेगी। लेकिन अगर आप 20 बच्चों ने कर लिए, मेजॉरिटी कोटे की सीटें 10 थी, तो फिर जो 10 टॉप के बच्चे हैं, कंपटीशन आ गया अब, ठीक है। जो बच्चे पास आउट किए, 200 बच्चों ने पास आउट किया, सीटें कितनी थी, 150 सीटें मिलेंगी कितनों को, 150। लेकिन 150 कौन से, पीछे से जिन्होंने टॉप किया या आगे से टॉप किया है? तो सिर्फ पास करने हैं, अच्छे नंबर लेने हैं। बिल्कुल। आई होप रायन योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। हर किसी की जर्नी अलग है, CSS की, हर किसी की लर्निंग कैपेसिटी अलग है, ठीक है। बिकॉज आई हैव बीन इन द CSS सर्कल फॉर द लास्ट 2 years, तो वी नो पीपल हु जस्ट वेंट टू अकेडमी, ठीक है, उन्होंने वहाँ से प्रिपरेशन की। अच्छा, अकेडमी में बेसिकली क्या होता है, क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर्स होते हैं, ठीक है। वो आपको अपनी सक्सेस जर्नी से आगे पढ़ा रहे होते हैं अपने नोट से, तो आप उनके नोट्स कॉपी पेस्ट करके पास हो जाते हैं। रेयर केसेस, अगेन रेयर केसेस, ठीक है। CSS इज अ एग्जाम कि आपने जाके दूसरे का ओपिनियन नहीं लिखना, ठीक है, आपने अपना ओपिनियन लिखना है। तो सेल्फ प्रिपरेशन इज मच बेटर एज कम्पेयर टू एन अकेडमी। अच्छा, अकेडमीज लोग ज्वाइन करते हैं, मैंने खुद भी ज्वाइन की थी। उसका रीज़न ये है, ये जो मैंने आपको ये जहाँ पे आके इतनी बातें बताई है ना कि माँ के कंगन नहीं थे बिके, फाइल नहीं थी गई, ये मिथ्स हैं, सिंध के कराची के बच्चों को सीट नहीं मिलती, ये सारी मिथ्स, ये सारे स्टीरियोटाइप्स मेरे जाके अकेडमी ने तोड़े थे, जो कि आज हम आपको ये ज्ञान मुफ्त में दे चुके हैं। सेल्फ प्रिपरेशन इज मैंडेटरी, आइदर इवन यू गो फॉर एन अकेडमी, आपको एक्स्ट्रा काउंसलिंग मिल जाएगी, ट्रेन टीचर्स मिल जाएंगे, दैट्स अ प्लस। लेकिन अगर आप अकेडमी भी जा रहे हैं तो फिर भी सेल्फ प्रिपरेशन आपकी मस्ट है, बोथ सेल्फ प्रिपरेशन इज मैंडेटरी। एनी अदर क्वेश्चंस? जी, एज रिलैक्सेशन के बाद, देखिए, एज रिलैक्सेशन कुछ रेयर केसेस में होता है। अगर तो आप गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, आप किसी भी अगर डिपार्टमेंट में। लेकिन अटेम्प्ट आपकी 3 ही है, ठीक है, उस सूरत में आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और किसी भी सूरत में। अच्छा, कुछ डिफरेंट कोटाज हैं जिन पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। फॉर एग्जांपल, गिलगित बल्तिस्तान पे, कश्मीर पे, या बलूचिस्तान पे, ठीक है। यहाँ कोई बलूचिस्तान का नहीं है, हम सब सिंध अर्बन के, बट यहाँ तो बलूचिस्तान या 2, हाँ जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, 2 ऐसे डोमिसाइल्स है जिन पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है, वो भी 2 साल की। वन इज़ गिलगित बल्तिस्तान
एंड द अदर वन इज़ बलोचिस्तान, या थर्ड आप किसी गवर्नमेंट उसमें डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी अगर आपने CSS अपेयर होना है तो आपको पहले अपने डिपार्टमेंट से एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा और फिर आप CSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी। My question is this, that how we can get or collect information from newspaper? देखें, सबसे पहली बात तो जो आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना न्यूज़ में, जो स्पेसिफिकली आपका मीडिया है, ठीक है, मीडिया आज के दौर में स्टेट का चौथा सतून बन चुका है, ठीक है, द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मीडिया टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। आपसे अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन आप किस पर्सपेक्टिव में बात करिए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डेटा या पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से या करंट अफेयर्स के हवाले से। देखें, अगर तो करंटली आपको मीडिया कहे, मीडिया में जो नैरेटिव चल रहा है, ठीक है ना, कि जो तोशा खाना केस हुआ, ठीक है, वो सही केस था और कॉन्विक्ट जो है उसको सज़ा हुई, ठीक है, तो आपने CSS में यही पर्सपेक्टिव लिख कर आना है, ठीक है। कभी भी आप CSS एग्जाम में स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ना आप किसी इंस्टीट्यूशन को एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है आर्मी की बुराइयां जाके लिख के आने का, जनरल का आर्मी का इदारा नहीं लिख के आना, ठीक है। जहां तक बात रही इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग की, जो डेटा कलेक्शन है, फॉर एग्जांपल फ्लड जाए, ठीक है, फ्लड्स के ऊपर आपके पास पूरा एक आर्टिकल लिखा होगा, टाइम टू टाइम डेटा आएगा, तो आपने उस जो न्यूज़पेपर आप पढ़े और फ्लड्स के ऊपर जो आप आर्टिकल रीड कर रहे हैं या जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको आपको कंप्लीटली कंपाइल करना है कि शुरू के 10 दिन तक कितना डैमेज था, कितना इंडिया ने पानी छोड़ा, किन दरियाओं में छोड़ा, ठीक है, कहाँ से ओवर फ्लडिंग हुई, ठीक है, और उसका एक प्रॉपर आप डेटा मेंटेन करते जाएं। अगेन, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डेटा कलेक्शन वेरीज। पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स पे आप वही चीज़ लिख के आएंगे जो मीडिया का नैरेटिव, जो स्टेट ने नैरेटिव हमारा बिल्ड किया होगा, बिकॉज आप स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आई, और शुड आई एक्सप्लेन इट फर्दर? एनी फर्दर क्वेश्चंस? Yes. Sir, my question is that what is the confirmation on seat allocation? Confirmation of the seat इतनी पक्की है बेटा कि जितनी पत्थर पे लकीर। If you are competent, if you have cleared the written exam, ठीक है, if you have cleared the interview and all medical test, अच्छा, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि कोटा होता है, ठीक है, सिंध का अलग कोटा होता है, पंजाब का अलग कोटा होता है, लेकिन जितनी एलोकेटेड सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब को मिली 20 सीटें, पंजाब से 25 बच्चे क्लियर कर गए, तो वो सीट्स कितने बच्चों को देंगे? कितने बच्चों को देंगे? 25 को क्यों देंगे? सीटें ही 20 हैं, 5 को वो होल्ड पे रखेंगे। क्या करेंगे? होल्ड पे रखेंगे, ठीक है, ताकि फिर जब आगे वैकेंसीज आती है उनको आगे अकोमोडेट किया जाता है। लेकिन समटाइम्स कुछ एस्पिरेंट्स ये करते हैं, उन्होंने एक दफ़ा क्रैक कर लिया होता है, वो फिर दोबारा से ट्राई करते हैं ताकि हमारी हाई परसेंटेज आ जाए और हमें वेट ना करना पड़े। तो सीट कंफर्मेशन इज़ देयर। आपने एक दफ़ा CSS क्लियर कर लिया, आप उस क्राइटेरिया में फॉल कर गए हैं, आपने मिनिमम पासिंग मार्क्स ले लिए, तो आपको सीट मिलेगी। एनी फर्दर क्वेश्चन? वैसे ये सवाल अब मुझे करना नहीं चाहिए, मेरी भी सांस फूल गई, बट स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस सो फार? नो क्वेश्चंस? Should I call it off from here? Over to your Sir Shehroz. आपकी भरपूर तालियों में सर शहरोज, रूहे रवा ग्रेड्स एकेडमी। थैंक यू सर विंसेंट, बहुत अच्छा सेमिनार था। मैं कहता हूँ कि अभी शायद आपको 100% समझ ना आया हो, मगर अगर 30% भी आपके जहन में बात घुस गई है तो इस सेमिनार का मकसद पूरा हो गया। आप लोगों ने इसको सुन के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो जर्नी हम स्टार्ट करने को हैं, ये जैसे विंसेंट ने कहा कि आप CSS सेमिनार पास कर लिया, यह भी आपको सुनना एक लाइन के तौर पे लग रहा है। जिस दिन आप असल में लाइन सुनेंगे उस वक्त आपकी खुशी कुछ और होगी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि
अभी आप लोग मेच्योर एज की तरफ जा रहे हैं। मैं 9th क्लास से कहता हूँ मेच्योरिटी एज की तरफ चला जाता है इंसान। जैसे कि विंसेंट ने बताया कि टेस्ट पास करना बहुत आसान है, सही है, मगर इतना आसान भी नहीं है। बगैर प्रिपरेशन के कोई चीज़ पास आप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को जैसे मैं बता चुका हूँ, जिसकी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, वो आपको सब नॉलेज दी जाएगी। इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे दरमियान जो आपके गेस्ट स्पीकर थे उनके फादर भी मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वो स्टेज पे आएँ। आपकी भरपूर तालियों में मैं चाहूँगा कि वो कुछ आपके साथ अपना वर्ड ज़रूर शेयर करें। आप सबको मेरी तरफ से आज ये स्पीकर बना। मैं आपको विंसेंट के बारे में एक बताऊं। ये पैदाइशी पादरी बनाने के लिए मखसूस था, लेकिन खुदावन की मर्ज़ी थी, मेरी और इसकी वालदा की ख्वाहिश थी। लेकिन इस तालीम के जिन मैदानों में आगे बढ़ता गया तो हमने जाना कि शायद खुदा चाहता है कि ये इस तरह के काम में इस तरह की खिदमत करे। फिर जब इसने मास्टर्स में क्रिमिनोलॉजी में कराची में, फिर इसने एक दिन आके मुझे कहा कि डैडी मैं CSS करना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा कर लो। उसने कहा ख़र्चा बहुत होगा। मैंने कहा कर लो। तो आज मैं शुक्र करता हूँ कि मैं आज अपने बेटे को यहाँ पर देखता हूँ और ये आप लोगों को उसके लिए मोटिवेट कर रहा है कि आप लोग भी गवर्नमेंट सर्विसेज में आओ। तो बिल्कुल इसमें आप लोग के लिए इसने मेरे को एक बात बताई थी कि हमारे साथ एकेडमी में एक लड़का है, वो अपने फैमिली बैकग्राउंड की तरफ से काफ़ी बड़ी फैमिली और उनके रिश्तेदार मजबूत हैं, लेकिन ये माली तौर पे जो बच्चा है ये अपने ख़ानदान में थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन जो इज़्ज़त उस फैमिली में उस लड़के के वालिद को मिली सिर्फ CSS ऑफिसर होने की वजह से। पैसा तो वो भी कमा रहे थे, खा रहे थे, लेकिन मैंने जो जब से ये तकरीबन 1.5-2 साल से इस प्रोफेशन की तरफ आया है, इस काम की तरफ आया है, तो जो सुनते हैं, जो देखते हैं कि ये विंसेंट जी CSS को एक तरफ जा रहा है, तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं और बहुत इज़्ज़त मिलती है। बेशक ये मुश्किल काम है, मैं इसको देखता हूँ, जॉब भी करता है, पढ़ाता भी है, मेहनत भी करता है, पढ़ता भी है, आज यहाँ पर है। मैं आप लोगों को सबको मोटिवेट करूँगा कि कोशिश करें कि हम इस तरफ आएँ ताकि हम लोगों को भी जो है इस मुल्क में रहते हुए अच्छी इज़्ज़त मिले, अच्छा माहौल मिले और हम लोग प्रिपेयर होकर आगे बढ़ते जाएं। शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा केवल एलिस से, मिस केवल एलिस से, कि वो स्टेज पे आएँ और अंकल को टोकन ऑफ लव पेश करें। मिस केवल प्लीज़ जल्दी आ जाएं, बच्चों को भूख लग रही है बहुत तेज़, ख़ास तौर पर शामीन को। कि वो भी प्लीज़ स्टेज पे आ जाए, क्योंकि जो भी ये स्टार्टअप्स हैं, जाहिर सी बात है फैमिली अगर साथ ना हो तो शायद वो ना हो सके। तो मैं अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो स्टेज पे आए। और अ बिग थैंक यू टू द होल फैमिली कि हर स्टेप पे मेरा साथ देते हैं। मैं कमरोश से सरोज, मिस नबीला, मिस रीना, ममा डैडी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे आ जाएं और मैं चाहूँगा आप लोग उनके लिए भी एक दफ़ा भरपूर ताली बजाएं। सर कमरोश मेरे ख्याल से अगर उनको आवाज़ आ रही है वो नीचे चीज़ें समेट रहे हैं शायद। मेरा काका कहाँ है? अभी इसने पढ़ाना है भैया, आप लोग जब तक बिरयानी लगेगी उस वक्त तक पढ़ोगे आप।
चाहूँगा मेरे फादर मिस्टर केसर गौरी ज़रूर कुछ वर्ड शेयर करें, इसके बाद खाना पक्का खोल दूँगा। गुड इवनिंग। मुझे आज खुशी है कि एक ऐसे सफ़र की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं जिसको करने में लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किलें होती हैं, लेकिन आप इसको बहुत इजी बनाओगे। मुझे खुशी है कि इतने सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं और वो CSS की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम सबकी दुआ है कि खुदावंद आपको कामयाब करे और आप ज़रूर इस काम में एंड तक पहुँचें। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी है वो है कि अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखें, अपने एम को साबित कदम रखें। अगर आप इसमें डगमगा गए तो आप इसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने एम को मजबूती से थामे रहें, आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी मदद खुदा भी करेगा। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो फिर ये हमारा ये प्रोग्राम करना एक किस्म का ज़ाया हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे हाथ खड़ा करके ज़रूर मुझे बताएंगे कि सर शरोज़ जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप उनका साथ देंगे या रुक जाएंगे। जूलियस, शॉन, मेरे फर्स्ट ईयर के लड़के, मिस एस्टर, किसी को मैं मिस कर रहा हूँ तो वो खुद ही आ जाए, उसको पता है। अर्नेस्ट, पहले सबको आ जाएंगे फिर तालियां बजाइएगा। सर सनाउल्लाह, सर शॉन का नाम ही शॉन है, तशरीफ लाएं सामने। आप ही शॉन है भाई, भूलिए क्या। अर्नेस्ट सामने आ जाए। और इसी के साथ साथ रुबाम भी हमारे साथ है, मगर अभी क्योंकि वो कैमरा मैन है तो वो इसलिए आगे नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से सब अपना फेस विजिबल कर लें। अब मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आप लोग अपनी अपनी नशिस्तों पे खड़े होकर अपने लिए भी तालियां बजाएं और इस टीम के लिए भी तालियां बजाएं। ये जो सेमिनार आप तमाम पाकिस्तानियों को बी दी लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न की जानिब से सलाम पहुँचे। आज शहर कराची में CSS के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ जिसमें मोटिवेशनल चीज़ें थी, अवेयरनेस के हवाले से था, एजुकेशन के हवाले से था कि हम किस तरह अपने माशरे को डेवलप कर सकते हैं। इस वक्त जिन साहब ने, जिस शख्सियत ने ये प्रोग्राम आज का अरेंज किया, हमें इनवाइट किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं ये सर विंसेंट साहब के वालिद साहब हैं। आइए हम इनसे कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमारा सवाल आपसे ये है कि आपके जो साहबजादे हैं उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, एजुकेशन हासिल की, इसमें आपका बहैसियत एक वालिद आपकी कितनी स्ट्रगल थी, कितनी कावश थी, कितनी कोशिशें थी, किन किन हालातों में से गुज़रे। आज आपका बच्चा कामयाबी की सीढ़ियों पे है, कामयाब हो चुका है। आप तमाम पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोशिशें और काविशें तो हर वालिदैन अपनी औलाद के लिए करता है और मैंने भी की, मेहनत भी की, उसकी माली मावनत की, उसकी हौसला अफजाई की, हर तरह से उसका मैंने जो मैं उसे सपोर्ट कर सकता था वो उसे सपोर्ट की। लेकिन ये उसके अंदर भी कुदरती खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसके अंदर अपनी एबिलिटीज़ थी, उसके अंदर अपने शौक़ थे कि वो तरक्की के मनाजिल तय करे और किसी मुकाम पर पहुँच सके। उसके साथ उसकी वालदा का मेरा जो हम कर सकते थे उसके साथ माली मावनत या उसकी हौसला अफजाई कि वो इस काम को करे, तो हम उसे हौसला देते थे कि अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी तवज्जो से, अपने सारे उसके पॉजिटिव
पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए करे कि मैंने कामयाब होना है और मैंने एक मुकाम पर पहुंचा है। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता वो ये इस तमाम स्टेप को पूरा करता हुआ अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। और मेरा ईमान है कि जो मेहनत करते हैं, जो खुलूस दिल से अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, खुदा उनकी ज़रूर मदद करता है। और मुझे ये पता है कि ये मेरा बेटा ज़रूर पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली तौर पर भी जो है ये कामयाब होगा और खुदा इसकी मदद फरमाएगा। बहुत शुक्रिया सर। तमाम पाकिस्तानियों को भी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न की जानिब से सलाम पहुँचे। इस वक्त मेरे साथ सर शहरोज़, जिनका बड़ा नाम है, जिनको बड़ा सराहा गया, उनके वालिद मोहतरम और मोहतरमा वालदा भी उनकी यहाँ मौजूद हैं। आइए हम इनसे उस बच्चे की, उस बेटे की, उस टीचर की, उस मौलम की, उस उस्ताद की बाबत कुछ बातें ज़रूर करेंगे, ताकि जो पाकिस्तान में चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, क्योंकि एजुकेशन का कोई मज़हब नहीं होता, एजुकेशन तमाम लोगों के लिए होती है, तो हम ज़रूर इनसे बात करेंगे। सर, आप हमें बताएं कि आपने जो आपका बच्चा आज कामयाब है, आज इतना बड़ा क्राउड यहाँ पे जमा हुआ, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग थे, या 100 लगा लें आप, जो भी था, बहुत सारे लोग मैंने नीचे भी बैठे देखे। बहैसियत एक वालिद, आप अपने बेटे की कामयाबी पे कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ इस बात के लिए कि हमने जो ये पौधा लगाया वो आज इस काबिल हो गया है कि वो मज़ीद दूसरे बच्चों को तैयार करे। मेरा बच्चा जो है शहरोज़ गौरी, ये एजुकेशन के साथ मुंसलिक है और ट्यूशन सेंटर्स को चलाता है। लेकिन जब इसकी ये सोच बनी कि अपने बच्चों को, चाहे उसने मज़हब नहीं देखा, उसने देखा ये है कि 9-10 के बच्चों को उसने प्रमोट करने का सोचा है कि वो थोड़े बड़े हों तो CSS की तरफ जाएं। इसमें हमारे पास क्रिश्चियंस बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं। हम इनको कोशिश करेंगे कि ये इस काबिल हों कि आज से 2 साल 3 साल के बाद ये बाकायदा तौर पे CSS का एग्ज़ाम दे सकें। जी सर, शहरोज़ साहब की वालदा माजदा भी हमारे साथ हैं। व्यूवर्स, हम ज़रूर उनसे भी बात करेंगे। माँ जी, आप ये बात बताएं कि आपका जो बेटा शहरोज़ है, आज वो शुक्र है खुदावन का कि वो कामयाब है। आज बहुत सारे लोग उन्हें इज़्ज़त से बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो ये इतना लंबा सफ़र बेटे की आपने परवरिश की, उसे तालीम हासिल जो है करवाई आपने, इतना कुछ करने के बावजूद आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी है, इसलिए कि मैं ख़ुद भी टीचर हूँ। तो मैट्रिक तक तो मैंने इसको खुद ही पढ़ाया। उसके बाद इसने अपनी एजुकेशन जो है वो जब कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, तो इसने खुद ही पढ़ा भी, ट्यूशन सेंटर में वहाँ पढ़ाता भी रहा और फिर उसने अपना कैरियर ऐसे शुरू किया। अब खुदावंद का शुक्र है कि वो इस मुकाम पर पहुँच गया है कि वो दूसरे बच्चों को भी अपनी तरह ही तालीम दे के उनको भी बड़ा आदमी बना सके और उनका नाम भी रोशन वैसे ही वो करेगा जैसे उसका अपना नाम रोशन है। वो उनको इतना काबिल बना देगा कि वो हर वक्त यही सोचता रहता है कि बच्चों को किस तरीके से मैंने करना है, कि कैसे उनको प्रमोट करना है, कैसे कोई बच्चा ऐसा है कि वो नहीं भी अगर फीस वगैरह तो उसको इसकी परवाह नहीं होती है। वो अपने पास रख के भी उन बच्चों को कहेगा कि नहीं तुम मेरे सेंटर में बैठो और यहाँ पे ही पढ़ो। और कई बच्चों को उसने ऐसे भी पढ़ाया है और खुदावंद का शुक्र है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। और खुदावंद करे कि आइंदा भी जितनी देर भी वो अपने बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाता रहे और अपने आप को इस काबिल बना दे कि वो दूसरों के लिए वसीला बन सके। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की आपने कि जो बच्चे डिज़र्विंग थे, जो बच्चे पे नहीं कर सकते, आपके बेटे ने उनकी भी मदद की, बगैर फीस लेकर ना लिए बगैर जो है उन्हें तालीम दी, तालीम के दरवाजे बंद नहीं किए, बाकायदा खुले। बीइंग पेरेंट्स ऑफ सर शहरोज़, मेरा सवाल यह है, कभी ज़िंदगी में ऐसे कठिन हालात आए हों कि सर शहरोज़ की आपने फ़ीस भरनी हो, उनके एग्ज़ाम होते हों, लेकिन पैसे ना हो जेब में, तो आपने कैसा महसूस किया होगा? खुदावंद का शुक्र है कि इतना हम दोनों ही जॉब में थे, इतना था कि हमने कभी
इतनी कोई मुश्किल नहीं बच्चों के लिए, और अगर कभी आई भी है तो हमने उनकी फ़ीसें नहीं कभी रोकी। मैं शहरोज़ ने सेंट पैट्रिक से अपने मैट्रिक किया है, दोनों बाकी बच्चों ने भी, बॉयज़ ने दोनों ने सेंट पैट्रिक से ही मैट्रिक किया, लेकिन खुदा उनका हमने अपनी ज़रूरियात को पीछे करके हमने उनकी फ़ीसों के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमेशा उनको फ़ीसें जो हैं हमने बर वक्त उनकी अदा की हैं, भले हमें घर में थोड़ा सा अपने आप को रोकना पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन हमने कभी नहीं ये फीसिस के मामले में हमने कभी नहीं रोका उनको। माँ जी, अब ये बात बताएं कि कौम की बेटियों को और बेटों को क्या ख़ास मैसेज देना चाहती हैं? कौम के बेटों और बेटियों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आज का जो दौर है उसमें बेटी हो या बेटा, दोनों को इतना पढ़ना चाहिए और इतनी एजुकेशन करनी चाहिए, और प्रोफेशनल लाइफ में जब वो जाते हैं तो इतना होना चाहिए उनको कि वो अपने घर को संभाल सकें। बहुत शुक्रिया जी, हमेशा खुश रहिए, बात रहिए, थैंक यू। बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न तमाम हमारे व्यूवर्स को सलाम पेश करता है। इस वक्त हमारे साथ सर विंसेंट मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न आपको सलाम पेश करता है। आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने जो CSS के हवाले से जो प्रोग्राम किया, बहुत कुछ आपने अवेयरनेस, मोटिवेशनल चीज़ें जहाँ तक हो सका आपने इल्म मालूमात फराहम की, करने की कोशिश भी की। सर, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि आज के इस प्रोग्राम को देखकर आप अपने आप को एक कामयाब इंसान समझते हैं? और दूसरी बात, आप पूरे पाकिस्तान के बच्चों को जो CSS करना चाहते हैं, चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी फ़िरके से हो, आप तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि देखिए, कामयाबी नाकामयाबी जो है वो किसी एक इवेंट पे तो डिपेंड नहीं करती, सबसे पहले, ठीक है। किसी एक इवेंट के ऊपर इंसान की कामयाबी और नाकामयाबी जो है वो डिपेंड नहीं करती, पहली चीज़। दूसरा ये कि हमारा बस इस प्रोग्राम से के वसीले से ये पैगाम हम पहुंचाना चाहते थे कि एक चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और स्पेशली माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले बच्चे, उनके जहन में बड़े सवालात होते हैं कि रियासत उनके लिए कोई काम नहीं करती, ठीक है ना। तो उनके पास वो कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है जिनके ज़रिए वो अच्छे ओहदों पे आकर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर सकते हैं। एंड आई होप कि आज हमारे पास से जो भी मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कोई बहुत बड़ी हमने ऑडियंस गैदर की, बल्कि हमने बड़ी स्पेसिफिक और टारगेटेड ऑडियंस गैदर की। हमने एक फॉर्म निकाला, उसकी बेस पे जिन बच्चों ने वो फॉर्म फिल किया, स्क्रूटनी करके हमने उनको इन्वाइट किया था, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं 50 में से 5 बच्चे निकलेंगे, और वो 5 बच्चे आगे और 50 को जो है वो गैदर करेंगे, और इसी तरीके से हम एक चेंज ला सकते हैं। मेरी पाकिस्तान भर के बच्चों से यही दरख्वास्त है कि देखें, मुल्क जितने भी नाजुक हालात से या दौर से गुजर है, मुल्क तो अब कायम है, ठीक है। इसको इम्प्रूव आपने और मैंने करना है, तो इसके लिए हमसे गुजारिश है कि हम तालीमी काबिलियत में आगे बढ़ें, ठीक है, और तालीम हासिल करें, और हर फील्ड को एक्सप्लोर करके इसमें मज़ीद आगे बढ़े, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ब्यूरोक्रेसी में आगे बढ़ने की भी है जी। सर, ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाएगा, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है इस वक्त। बहुत सारे लोग राब्ता करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, क्या आप अपना फ़ोन देना पसंद करेंगे? जी, मैं या तो आप मुझे फ़ेसबुक पे पहली तो बात है कर सकते हैं। मेरा फ़ेसबुक नेम है विंसेंट वेल्फ्रेड खान। इट इज़ VINCENT विंसेंट WELFRED वेल्फ्रेड KHA खान, विंसेंट वेल्फ्रेड खान। मेरी खूबसूरत सी तस्वीर ही आपको सामने नज़र आ जाएगी। नंबर अगर जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर है 0336 3235809। अगेन इट्स 0336 3235809। ये मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है। गुजारिश है ये कि इस पर कॉल करने से पहले एक मैसेज ड्रॉप कर दें ताकि मैं फिर आपको एकोमोडेट कर सकूं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न तमाम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता है। इस वक्त मेरे साथ आमिर केवल मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करेंगे। आमिर साहब, ये बात बताएं कि आज जो CSS के हवाले से जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, आप अपनी
जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को और हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे हैं जो यहाँ पे मौजूद थे और जो नए बच्चे करना चाहते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मालूमात नहीं है, इस प्रोग्राम में तमाम चीज़ें जो है मौजूद हैं। आप एजुकेशन के हवाले से लोगों को, हमारे व्यूवर्स को क्या ख़ास मैसेज देना चाहते हैं? इसमें यह है कि जैसे कि सारे जो हैं एक साथ सच्चाई से चलें, दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे की मदद करें। और हमने ये अवेयरनेस सेशन इसीलिए रखा है, ना कि ये इन बच्चों के लिए जो यहाँ पे बैठे हैं, बल्कि हमने फेसबुक पे लाइव भी इसको टेलीकास्ट किया ताकि जो लोग नहीं आ सके हैं वो भी अच्छे से इस सेशन को देख सकें और अवेयरनेस हासिल कर सकें। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.